हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर। आप सभी बच्चे जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स से बच्चे डरते हैं, है ना। उनको लगता है पता नहीं यार इसमें क्या क्या है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्मोलॉजी है। मैं सभी बच्चों को आज विश्वास दिलाता हूं कि आज आप थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ा दूंगा तो उसके बाद आपको लगेगा नहीं यार, थर्मोडायनेमिक्स भी एक इजी चैप्टर है जिसको आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के पहला लेक्चर है, अच्छे से ध्यान दीजिए कब कब क्या क्या है। आपसे बस रिक्वेस्ट एक ही है कि इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करिएगा। बार बार रिवाइज करने से टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। चलो प्यारे बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली बात आती है सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है ये डिस्कस करना है, सराउंडिंग क्या होता है ये डिस्कस करना है, और प्यारे बच्चों बाउंड्री क्या होती है ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास है सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। कैसे कैसे क्या क्या होता है इस बात का डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो गौर से समझो सिस्टम क्या है। देखो यार हमारे बच्चों, जैसे ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये क्लोज कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई गैस है इस तरह से, ये देखो। तो गैस हमारा क्या हो गया? गैस हमारा हो गया सिस्टम। गैस हमारा सिस्टम कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि तुम गैस का क्या निकालोगे? प्रेशर निकालोगे। तुम गैस का क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालोगे, है ना। सिस्टम उसको बोलते हैं जिसकी किसी भी एक प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेट करते हो। सिस्टम उसको बोलते हैं जिसकी किसी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हो, और रेस्ट ऑफ पार्ट को क्या करते हो? यूनिवर्स बोला जाता है। जैसे मान लो आप मेरे गाल का टेम्परेचर काउंट कर रहे हो किसी भी मेथड से, तो ये सिस्टम हो गया। बाकी रेस्ट ऑफ यूनिवर्स क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। बाकी रेस्ट ऑफ यूनिवर्स क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। ठीक है, जैसे तुमने देखा कि यार एक कंटेनर में गैस है, अब हम गैस का प्रेशर निकालना है, तो यार तुम किसका प्रेशर काउंट कर रहे हो? गैस का। तो यदि तुम गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो तो गैस हमारी क्या हो गई? सिस्टम। ठीक है, और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स क्या हो गया? सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको क्या कहते हैं? बाउंड्री। तो ये क्या है? ये हमारी बाउंड्री है। बाउंड्री क्या करता है? बाउंड्री जो होता है वो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। और ये क्या है? ये सारा इलाका क्या है हमारा? सराउंडिंग। ये सारा इलाका हमारा सराउंडिंग है। ये देखो, जैसे यहां पर हमारे पास क्या है? कोई गैस है, गैस है, लिक्विड है। जनरली हम गैस क्यों बोल रहे हैं? उसका रीजन है क्योंकि हमें गैस के बारे में ज्यादा डिटेल पढ़नी है थर्मोडायनेमिक्स में, इसलिए हम लोग गैस बोल रहे हैं। तो इस कंटेनर में हमारे पास गैस है, वो सिस्टम हो गया, और ये जो लाइन है वो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, तो ये बाउंड्री हो गई। ठीक है, तो जरा देखिए हम क्या है? सिस्टम है। यदि हमारा टेम्परेचर चेक किया जा रहा है तो मैं सिस्टम हो गया। ठीक है, अब मेरे को छोड़कर सब कुछ क्या है? सराउंडिंग है। पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है, और मेरे और तुम्हारे बीच में कहीं ना कहीं तो बाउंड्री है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को टच तो नहीं कर रहे हैं। तो बस वही बाउंड्री होती है। बाउंड्री कभी कभी विजुअल होती है, कभी कभी विजुअल नहीं होती है। जैसे कंटेनर की बाउंड्री देखो विजुअल है, ये देखो, मगर हमारे और तुम्हारे बीच में कोई बाउंड्री विजुअल है नहीं। हम यहां खड़े हैं और इसके बाद सारा रूम है, इस रूम को हर पार्ट को मैं नहीं टच कर रहा हूं, मगर हमारे बीच में कोई बाउंड्री नहीं है ना, दिख तो नहीं रही है। तो बाउंड्री विजुअल और इनविजिबल दोनों तरह की होती है। तो पहला टर्म समझ गए प्यारे बच्चों? सिस्टम किसको नाम दिया जाता है? सिस्टम उसको नाम दिया जाता है जिसके बारे में कुछ कैलकुलेट करते हो। सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसके बारे में कुछ कैलकुलेट करते हो। जिसके बारे में कुछ कैलकुलेट कर रहे हो वो सिस्टम है। जैसे गैस है तो गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हो, वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो गैस हमारा सिस्टम। बाकी सब सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करने वाली लाइन है उसका नाम रखा जाता है क्या? बाउंड्री। ठीक है, तो सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, ये तीन टर्म आपने डिस्कस कर लिए और इजी है, तो मोस्टली बच्चों को आते भी हैं। अब जरा देखो नेक्स्ट नंबर का टर्म है टाइप ऑफ सिस्टम। अब प्यारे बच्चों ये टाइप ऑफ सिस्टम क्या है इसको डिस्कस करते हैं। तो गौर से समझो टाइप ऑफ सिस्टम क्या है। टाइप ऑफ सिस्टम में हमारे पास तीन तरह के सिस्टम है मेनली: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। देखो ये ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम किस बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं? मास और एनर्जी के बेसिस पे। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, मास और एनर्जी। ये देखो हमारे पास एक कंटेनर है, ओपन कंटेनर है, और ओपन कंटेनर में आपने गैस भर दी है या लिक्विड भर दिया है, कुछ भी भर दिया है। तो जरा बताओ, यदि कंटेनर ओपन होगा तो गैस का मास भी एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ, हो सकता है कि नहीं? और गैस की एनर्जी भी एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ। यदि सिस्टम मास और
एनर्जी दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहा है तो वो ओपन सिस्टम होता है। ए ओपन सिस्टम इज डिफाइंड एज इन विच द मास एंड हीट एक्सचेंज या कैन बी ट्रांसफर इट सराउंडिंग। यदि मास और एनर्जी दोनों सराउंडिंग के साथ ट्रांसफर हो रही हैं तो वो सिस्टम कैसा होगा? ओपन होगा। ठीक है, जैसे एक खाली ग्लास को एक पानी भर लो ग्लास का और जाके छत में रख दो तो क्या होगा? कुछ पानी वेपराइज हो जाएगा तो मास ट्रांसफर हो गया, और साथ साथ में थोड़ी देर में ग्लास गर्म भी हो जाएगा तो हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है ना। तो क्या है ओपन सिस्टम? किसको बोलते हैं? ऐसा सिस्टम जो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर करे, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं? यदि कंटेनर को क्लोज कर दिया जाएगा, दोस्त ध्यान दीजिएगा, यदि प्यारे बच्चों कंटेनर को क्लोज कर दें तो जरा बताओ क्या गैस या लिक्विड बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। यदि कंटेनर को क्लोज कर दोगे तो अब मास का ट्रांसफर नहीं होगा, मगर हीट का ट्रांसफर तो हो सकता है ना, इसीलिए देखो आपकी थर्मस बॉटल जो होती है, पानी की बॉटल जो होती है, घर से ठंडा पानी लेके अभी 2 महीने बाद जाओगे, है ना, स्कूल तक जाते जाते क्या हो जाता है? गर्म पानी कम थोड़ी हो जाता है, सिर्फ गर्म ही तो होता है। तो हीट का ट्रांसफर हो गया मगर मास का ट्रांसफर नहीं हुआ। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है। हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। ठीक है ना, तो बात समझ पाए? अगला चलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास ट्रांसफर होता है और ना हीट ट्रांसफर होती है। तो गौर से मेरी बात को समझो जरा, हमारे पास एक टर्म है मास, एक वेरिएबल है हीट या एनर्जी। ठीक है, अब इस बात को जरा गौर से समझिएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि दोनों के दोनों ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर विद सराउंडिंग, यदि सराउंडिंग के साथ दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, मास भी ट्रांसफर हो रहा है, हीट भी ट्रांसफर हो रहा है, तो वो ओपन सिस्टम होगा। ठीक है, यदि सराउंडिंग के साथ मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो क्लोज सिस्टम होगा। यदि सराउंडिंग के साथ ना तो मास ट्रांसफर हो रहा है ना हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो वो क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, मास और हीट के बेसिस पे सिस्टम को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसा? मास और हीट दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही हैं तो ओपन सिस्टम बोला जाता है, सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रही है तो क्लोज सिस्टम बोला जाता है, और दोनों एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? हम लोगों ने कितने टर्म पढ़े? सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। फिर क्या पढ़ा? टाइप ऑफ सिस्टम में ओपन सिस्टम किसको बोलोगे, क्लोज सिस्टम किसको बोलोगे, आइसोलेट सिस्टम किसको बोलोगे, और ये किसके बेसिस पे डिफाइन किए गए? मास और एनर्जी के। मास और एनर्जी दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही है तो ओपन, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है क्लोज, और दोनों एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं तो आइसोलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब जरा देखो यहां से जो पार्ट आया है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। पीछे जो पार्ट पढ़ा है उस पर क्वेश्चन नहीं आते। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जरा इस पर अच्छे से फोकस करिए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो जरा देखो, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज वन दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सब्सटेंस और सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो मास पे डिपेंड नहीं करती है। उनकी वैल्यू यदि सिस्टम को बाई पार्ट करो, गौर से समझिएगा कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यदि सिस्टम को बाई पार्ट करो और वैल्यू ना चेंज हो तो वो इंटेंसिव, यदि सिस्टम को बाई पार्ट करो और वैल्यू ना चेंज हो तो इंटेंसिव, और सिस्टम को बाई पार्ट करो और वैल्यू चेंज हो जाए तो एक्सटेंसिव। उसको कहते क्या है, डेफिनेशन वाइज क्या है, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड ऑन द सिस्टम साइज एंड द अमाउंट ऑफ द मैटर इन ए सिस्टम। मतलब सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करता है, कौन? एक्सटेंसिव। जो अमाउंट पे डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव है, जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे इंटेंसिव है। इतनी बात समझ गए? अब यार तुम करोगे कैसे? ये तो लिखने के तरीके हैं, लिखने के तरीके और समझने के तरीके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हमारा काम वही है, किसी चीज को इजीली कैसे समझाया जाए। तो जरा गौर समझो, सिस्टम को बाई पार्ट करने से यदि वैल्यू चेंज हो रही है तो वो एक्सटेंसिव है। इसका मतलब वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि तुम बाई पार्ट कर रहे हो तो अमाउंट चेंज हो रहा है। और सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू ना चेंज हो तो वो इंटेंसिव है।
इतनी बात समझ गए? पहले कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से। सिस्टम को बाई पार्ट करने से मेरे दोस्तों वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो इंटेंसिव है, और सिस्टम को बाई पार्ट करने से यदि वैल्यू चेंज हो रही है तो वो एक्सटेंसिव है। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल ही मेन है। खूब एग्जाम्पल हमसे पूछे जाते हैं, एक एक करके आप एग्जाम्पल को बताइएगा। तो चलो सबसे पहले इसी की एग्जाम्पल उठा लेते हैं। मास, मास को ही आप दूसरे फॉर्म में अमाउंट लिख सकते हो। लेंथ, अब जरा मेरे को बताइएगा, हमारे पास गैस है, अब गैस का मास इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? तो गैस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसका मास पहले जैसा ही रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा? 1 मोल गैस है, उसको दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। एक कमरा है, जैसे आप जिस कमरे में बैठे पढ़ रहे हो, अब उस कमरे में क्या है? एयर है, तो एयर का कुछ तो मास होगा। अब बीच से आपने दीवार लगा दी, तो एयर जो थी, एयर हमारा सिस्टम है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या एयर का मास चेंज हो जाएगा कि पहले जैसा जितना रहेगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? अब इस कमरे की जो एयर होगी उसका मास अलग है, उसका अलग है, और पहले अलग था, है? तो इसका मतलब वो क्या है? एक्सटेंसिव। तो मास जो है एक्सटेंसिव है, अमाउंट जो है एक्सटेंसिव है, लेंथ जो है एक्सटेंसिव है। जैसे ये देखो, ये मार्कर हमारा क्या है? सिस्टम है। अब इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया, इतना बचा। अब बताओ क्या लेंथ उतनी ही है जितनी पहले थी? नहीं, अलग है ना। तो इसका मतलब ये क्या है? एक्सटेंसिव। ये क्या है? एक्सटेंसिव। ये देखो, मोल, मोल भी क्या है? एक्सटेंसिव। पहले 1 मोल थे, 1 मोल गैस है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो क्या गैस के अभी भी 1 ही मोल रहेंगे? बताओ, गैस के क्या अभी भी 1 ही मोल रहेंगे? नहीं, कम हो जाएंगे, तो वो भी क्या है? एक्सटेंसिव। सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू चेंज हो जाए मेरे दोस्त, एक्सटेंसिव। फिर से गौर सुनो, सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू चेंज हो जाए, एक्सटेंसिव। ना चेंज हो, इंटेंसिव। ठीक है, तो अभी मैं चेंज होने के एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ही तुम सिस्टम को बाई पार्ट करोगे, उसका मास भी चेंज होगा, अमाउंट भी चेंज होगा, लेंथ भी चेंज होगी, और मोल भी चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ यार, तुम लोग तो बड़े टैलेंटेड आदमी हो, बिल्कुल चेंज होगा। यदि सिस्टम को बाई पार्ट करोगे तो यार मोल चेंज हो जाएगा, है ना? अब इसी तरह से जरा बताना, वैल्यूम, यदि सिस्टम को बाई पार्ट करेंगे तो गैस का वैल्यूम चेंज होगा कि नहीं? देखो, ये गैस है, एक रूम में है, अब इस रूम को आधा कर दो तो गैस का वैल्यूम उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा? गैस जिस कंटेनर में रखी जाती है उसी का वैल्यूम ऑक्युपाई करती है, इसका मतलब वैल्यूम चेंज हो जाएगा। तो वैल्यूम भी क्या है? एक्सटेंसिव है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो सिस्टम को बाई पार्ट करने से चेंज हो जाए वो सब एक्सटेंसिव है। ऐसी मेरे दोस्त कोई भी प्रॉपर्टी जो सिस्टम को बाई पार्ट करने से चेंज हो जाए वो सब क्या है? एक्सटेंसिव है। सुनते जा रहे हो? क्लियर? अब जरा इधर आ जाओ, एक आध एग्जांपल इधर समझा देते हैं। इंटेंसिव को टेम्परेचर, जरा बताना, जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में गैस है ना, एयर है ना यार दोस्त, तो एयर का टेम्परेचर कुछ ना कुछ है। यदि उस कमरे में एक बीच में दीवार लगा दोगे तो एयर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो क्या टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा? जितना पहले था कि उतना ही रहेगा? बताओ, उतना ही रहेगा ना। जैसे ये मार्कर है, इसका कुछ टेम्परेचर है, अब ये हमारा सिस्टम है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब मार्कर आधा रह गया, सिस्टम आधा हो गया। अब इसका टेम्परेचर पहले जैसा रहेगा कि उससे कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? उतना ही रहेगा ना जितना पहले था। तो इसका मतलब सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, कोई चेंज ही नहीं आया, तो वो क्या हो गया? इंटेंसिव। टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर भी क्या है? इंटेंसिव। क्यों? अभी आपके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? घर में बैठे हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतने बड़े कमरे में जो गैस है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट कर रही है। अब गैस को आधा कर दो, फिर कितना लगेगा? तब भी तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा? बताओ, एक कमरे में गैस भरी हुई है, गैस मतलब एयर मेरे दोस्त, वो कितना प्रेशर जनरेट कर रही है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि उस गैस को आधा कर दिया जाए, कमरे में बीच से दीवार लगा दी जाए, तो इसका मतलब सिस्टम को बाई पार्ट कर दिया, तब भी उस गैस का प्रेशर कितना है? 1 ही तो है। तो प्रेशर भी कैसी है? इंटेंसिव। गौर से कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। सिस्टम को बाई पार्ट करने से यदि वैल्यू चेंज हो जाए, आपको लगता है चेंज हो रही है, नई वैल्यू आएगी, तो एक्सटेंसिव। आपको लगता है वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इंटेंसिव। ठीक है ना दोस्त? इतनी बात याद रख पाओगे? जरा देखो नेक्स्ट, अगला एग्जांपल है
ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, जितने भी कंसंट्रेशन है वो सब इंटेंसिव होते हैं, चाहे वो आपका मोलरिटी हो, चाहे वो आपका मोल फ्रैक्शन हो, चाहे वो मास परसेंटेज हो, चाहे वो W/V परसेंटेज हो, ये सब इंटेंसिव है। कैसे, जरा बताना मेरी बात को अच्छे से। आपने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, उसमें एक गिलास पानी में 1 स्पून शुगर डाल दी और उसको रोटेट कर दिया, तो एक सोल्यूशन बन गया। अब यदि उस सोल्यूशन का गाढ़ापन तो आपको पता ही चल गया कितना है, मतलब कंसंट्रेशन। अब उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक सोल्यूशन पानी वाला जो बनाया है शुगर के साथ, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा? बताओ यार दोस्त, नहीं होगा। तो वो कैसा है? इंटेंसिव। यदि सिस्टम को बाई पार्ट करते हो वैल्यू चेंज नहीं है तो इंटेंसिव। और सिस्टम को बाई पार्ट करने से कभी भी कंसंट्रेशन अलग अलग नहीं होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि पानी, एक जग में पानी रखा है, उसको क्या करो, एक कप में रख दो तो उसका गाढ़ापन बढ़ जाएगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, वही रहता है। ऐसा होने लगे तो बस एक गिलास देखो दूध लिया, उसमें 2 बाल्टी पानी भर दिया, अब 4 बाल्टी दूध हो गया। अब उसको एक एक गिलास में डाल दिया तो गाढ़ा ज्यादा हो गया, मतलब दूध का कंसंट्रेशन बढ़ गया। ऐसा तो नहीं होता है, वो जितना पतला पहले बाल्टी में था उतना ही पतला गिलासों में आता है। इसका मतलब क्या है, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन इंटेंसिव है। किसी भी तरह का कंसंट्रेशन मेरे दोस्त क्या है? इंटेंसिव। हम सिस्टम को बाई पार्ट कर रहे हैं मगर वैल्यू में चेंज नहीं है तो इंटेंसिव। तो किसी भी तरह का कंसंट्रेशन जो होता है वो मेरे दोस्त, वो कैसा होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। नोट नंबर 1, अभी कहानी आगे बढ़ेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 1 देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा ध्यान रखना इंटेंसिव होता है। ये देखो, यदि आपके पास 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव होता है, रोट नंबर 1। जैसे देखो, मास क्या है? एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव है। इन दोनों के मिलने से बनता क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी कैसा है? इंटेंसिव है। डेंसिटी कैसा है मेरे दोस्त? इंटेंसिव है। ये देखो, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव होता है। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव होता है। ठीक है, डेंसिटी चेंज हो जाएगी। इस मार्कर की कुछ डेंसिटी है, अब इसको हम 100 पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी? नहीं होगी, वही रहेगी। सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू ना चेंज हो तो इंटेंसिव। भैया कॉन्सेप्ट पर फोकस रखो, इसीलिए काफी एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, कि सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू नहीं चेंज हो रही है तो इंटेंसिव, और चेंज हो रही है तो एक्सटेंसिव। कॉन्सेप्ट इतना सा है। और 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव होता है। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव होता है, जैसे डेंसिटी। इसी तरह से कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्यों बोल रहा था? जितने भी कंसंट्रेशन होते हैं मेरे दोस्त, प्यारे बच्चों, वो सब क्या होते हैं? या तो मोल बाय मोल होते हैं, या फिर क्या होते हैं? या तो मोल बाय वॉल्यूम होते हैं, या फिर मेरे दोस्त क्या होते हैं? जरा देख लो, मोल बाय मास होते हैं। ऐसा ही तो कुछ होता है। और ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ही तो है भाई। मोल बाय मोल, मोल फ्रैक्शन। मोल बाय वॉल्यूम, मोलरिटी। मोल बाय मास, मोललिटी। ये सब क्या है? ये सब के सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और इनका रेशियो है तो ये इंटेंसिव है। इसी वजह से सभी टाइप का कंसंट्रेशन क्या होता है? इंटेंसिव होता है। इसी वजह से सभी टाइप का कंसंट्रेशन इंटेंसिव होता है, चाहे जैसा लिखा हो। ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नॉर्मेलिटी भी इंटेंसिव है, बस पढ़ाया नहीं है इसलिए टर्म यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो रिडॉक्स में पढ़ाऊंगा। नॉर्मेलिटी भी इंटेंसिव, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन पूछा जाए ऑलवेज इंटेंसिव है, ऑलवेज इंटेंसिव है। इतनी बात समझ रहे हो ना मेरे दोस्त? ठीक है, तो किसी भी तरह का कंसंट्रेशन इंटेंसिव है। अब जरा देखो, एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी। एनर्जी
एनर्जी कैसा होता है? एक्सटेंसिव। क्यों? किसी ने कहा सर क्यों? तो मैंने कहा यार देख लो, जरा बताओ गैस को दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो उसकी एनर्जी सेम रहेगी? बताओ, आप साफ साफ पढ़ते हो काइनेटिक एनर्जी जो होती है 3/2 RT होती है और वो पर मोल होती है, और 2 मोल होंगे तो 3/2, वैसे फार्मूला क्या होता है 3/2 nRT। इसका मतलब मोल चेंज होंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, मास चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो जब तुम सिस्टम को बाई पार्ट करोगे तो मोल भी चेंज होंगे और मास भी चेंज होगा। तो किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है, चाहे जैसी एनर्जी लिखी जाए। ऑल टाइप ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव, चाहे आपसे इंटरनल एनर्जी लिखी जाए, कोई कहता है इंटरनल एनर्जी, वो भी एक्सटेंसिव है। एंथैल्पी, वो भी एक्सटेंसिव है, क्योंकि ये सब एनर्जी तो है। कोई कहता है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये भी एनर्जी है ना, तो एक्सटेंसिव है। किसी भी तरह की एनर्जी पूछी जाए तो वो एक्सटेंसिव है। काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सटेंसिव है। किसी भी तरह की एनर्जी पूछी जाए, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज सभी एनर्जी के फार्मूले में मोल या मास आता है। सभी एनर्जी के फार्मूले में मोल या मास आता है। तो किसी भी तरह की एनर्जी का काम पूछा जाए तो वो क्या है? एक्सटेंसिव है। कोई भी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ऑल टाइप ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जरा देखो यार, यहां पर ही हम आपको थोड़ा सा और पढ़ाते हैं, जैसे आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आए, और नोट डाल के बता रहा हूं, जैसे ध्यान रखो। मैंने कहा एनर्जी पर मोल बताओ, एनर्जी पर मोल, ये क्या होगा? अब जरा गौर से समझो, एनर्जी पर मोल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही तो हुआ कि एनर्जी डिवाइडेड बाय मोल, और एनर्जी डिवाइडेड बाय मोल में एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिव। मोल क्या है? एक्सटेंसिव। तो इनका रेशियो बेटा प्यारे बच्चों क्या हुआ? इंटेंसिव। तो एनर्जी पर मोल इंटेंसिव होगा, एनर्जी सिर्फ है तो एक्सटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी पर मोल, इंटरनल एनर्जी पर मोल इंटेंसिव, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव, मोल एक्सटेंसिव, मगर इंटरनल एनर्जी पर मोल इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव होता है। तो एनर्जी पर मोल कर दिया तो इंटेंसिव हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या आ गया? इंटेंसिव। तो यदि मेरे से कोई पूछता है इंटरनल एनर्जी पर मोल बताओ, तो मेरे दोस्त इंटरनल एनर्जी पर मोल क्या नाम दोगे तुम? देखो, इंटरनल एनर्जी पर मोल लिखा है और एक जगह लिखा है इंटरनल एनर्जी। अब बताओ इन दोनों का काम क्या है? ये एक्सटेंसिव होगा, ये मेरे दोस्त कैसा होगा? एक्सटेंसिव। और ये मेरे प्यारे बच्चों कैसा होगा? इंटेंसिव होगा। यार ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया। और ये क्या है? सिर्फ एक्सटेंसिव है। तो किसी भी टाइप की एनर्जी एक्सटेंसिव होगी, किसी भी टाइप की एनर्जी एक्सटेंसिव होगी, मगर जैसे ही एनर्जी पर मोल लग जाएगा इंटेंसिव हो जाएगी। रूल लग जाएगा, कौन सा रूल? कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है, क्योंकि ये रेशियो बन गया ना मेरे यार। ठीक है, तो जैसे किसी ने मेरे से बोला गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी पूछा गया क्या है, तो मैंने कहा एक्सटेंसिव है। किसी ने कहा जरा बताइए सर गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल। तो जैसे ही उसने कहा गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल, वैसे ही मैंने कह दिया ये इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि ये अब क्या हो गया है? रेशियो हो गया है। ये क्या हो गया है? रेशियो हो गया है। और यही बात होती है क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, सेल पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल, ये दोनों ही इंटेंसिव होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं? इंटेंसिव होते हैं। ये देखो,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल कैसे है? इंटेंसिव, क्योंकि सेल पोटेंशियल की डिफिनीशन ही यही होती है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पर मोल, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पर मोल। देखो थोड़ा सा बता देता हूं, पास आउट के बच्चे हो तो आप लोग इतना जानते होगे फार्मूला, तो मैं यहां से चीजों को उठा लेता हूं। ये देखो, तो ई सेल इक्वल टू कितना आया मेरे दोस्त, जरा बताना, डेल्टा जी अपॉन, ये देखो अब ये क्या आ गया, ये एन क्या है, मोल, डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया ना, इसीलिए ई सेल क्या है, इंटेंसिव है। तो सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये देखो सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि देखो गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल होता है, और गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल क्या होता है, सेल पोटेंशियल होता है, और यदि पर मोल लग गया तो कैसा हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। तो इसलिए सारे बच्चे इस बात को अच्छे से याद रखें। तो आपको मैंने क्या बातें पढ़ाई, इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है। यदि कहीं पर सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू चेंज हो जाए तो एक्सटेंसिव, ना चेंज हो तो इंटेंसिव, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव होती हैं, उनको ऐड किया जा सकता है, ये एडिटिव है, मतलब इनको ऐड कर सकते हो, और ये एडिटिव नहीं है, इनको ऐड नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इनको हम क्या है, ऐड नहीं कर सकते। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव रूल को फॉलो नहीं करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव रूल को फॉलो करती है। मास को जोड़ा जा सकता है, डेंसिटी थोड़ी जोड़ सकते हो। जैसे इसकी डेंसिटी सपोज करो 10 है, अब मैंने इसको 10 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक, फिर भी 10 है, फिर भी 10 है, क्यों? क्योंकि सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अब किसी ने इन दोनों को फिर से जोड़ दिया, अब कहा सर डेंसिटी जोड़ दो, 10 10 20 कर दो, अब इसकी 20 हो जाएगी, नहीं होगी ना, 10 ही रहेगी। अब मास की बात करो, ये 10 ग्राम का है, तोड़ दिया, 5 ग्राम का इधर, 5 ग्राम का इधर, मास चेंज हो गया। अब दोनों को जोड़ दो तो मास कितना हो जाएगा, 5 5 10, मगर डेंसिटी नहीं जोड़ पाए। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, उनको जोड़ा जा सकता है और जोड़ा जाता है, ऐड करते हो, मगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है, उनको हम कभी ऐड नहीं करते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो अगला पॉइंट जरा ये भी याद रखिएगा। अब आपका मन कर रहा होगा सर ऐसा है ना, हम और एग्जांपल करेंगे। देखो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री पे फोकस नहीं किया, ओपन क्लोज आइसोलेट इस पर फोकस नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप जानते भी थे, आते भी नहीं है, इस पर फोकस। एग्जाम्पल इंटेंसिव एक्सटेंसिव। अब आपको बताना इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। पहला अमाउंट, किसी भी चीज का अमाउंट है, मतलब सब लोग पानी का अमाउंट है, लिक्विड है। अब यदि लिक्विड को दो पार्ट में कर दोगे तो अमाउंट सेम ही रहेगा, अलग अलग हो जाएगा ना, इसका मतलब एक्सटेंसिव। मास, गैस ले लो, सॉलिड ले लो, क्योंकि सिस्टम तो कुछ भी हो सकता है, अरे हम ही को ले लो यार, मास है मेरा वेट जो है 70 kg के आसपास है ना। अब मेरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, है, अब कोई बच्चा सीरियस ना हो जाए कि लेके तलवार आ जाए, लाओ आज सर को दो पार्ट में डिवाइड करके देख ही लेते हैं मास कम हो रहा है कि नहीं, है ना। एकलौते टीचर हैं यार तुम्हारे, निपट गए तो कैसे काम चलेगा, है, तो थोड़ा सा प्यार भी दिखाओ। तो मेरा मास कितना है, 70 kg है। अब मुझे दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो तब भी 70 रहेगा दोनों का। अब क्या होगा, मास बट जाएगा ना, 70 में इधर 35 इधर 35, ऐसा हो जाएगा ना। इसका मतलब सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू चेंज हो रही ना, अलग अलग वैल्यू हो गई ना। तो ये क्या है, एक्सटेंसिव। डेंसिटी, अच्छा मोल, एक्सटेंसिव, मोल भी चेंज हो जाएंगे, अभी पढ़ाया है। डेंसिटी, अब डेंसिटी देख लो, इस मार्कर की डेंसिटी 10 है, अब इसको 10-20 पार्ट में डिवाइड कर दो तब भी डेंसिटी 10 ही रहेगी ना। डेंसिटी क्यों? क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। ये क्या है, m/v है, तो ये क्या है, इंटेंसिव। हीट, एक्सटेंसिव। जितना ज्यादा अमाउंट होगा, है ना, उसी के रिस्पेक्ट में हीट आएगी ना, वर्क उसी के रिस्पेक्ट में होगा तो हीट भी उसी के रिस्पेक्ट में। मैंने वैसे भी चिल्ला के बताया, किसी भी तरह की एनर्जी का टर्म हमेशा एक्सटेंसिव होता है। फोर्स, एक्सटेंसिव, ठीक है। वर्क, ये देख लेना कहां पे टिक हो रहा है, वर्क ये है ना,
एक्सटेंसिव हीट ये है एक्सटेंसिव, मोलरिटी इंटेंसिव, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन है इंसेंटिव, मोल मास बाय मास इंटेंसिव, एनी टाइप ऑफ कंसंट्रेशन आर इंटेंसिव, मोलरिटी इंटेंसिव, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटेंसिव, मास पर मोल। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास पर मोल क्या हुआ, मास पर मोल का मतलब है कि तुम मास डिवाइडेड बाय मोल लिख रहे हो, तो भैया ये भी एक्सटेंसिव है मेरे दोस्त, ये भी एक्सटेंसिव है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा इंटेंसिव। प्रेशर इंटेंसिव, टेम्परेचर इंसेंटिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, सॉरी इसको टिक करना है, कट नहीं करना है, एक्सटेंसिव। किसी भी टाइप की एनर्जी एक्सटेंसिव, एनर्जी पर मोल इंटेंसिव, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव, इंटरनल एनर्जी पर मोल इंटेंसिव है, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी की डिफिनीशन बताता हूं, हीट कैपेसिटी की डिफिनीशन होती है कि गैस के किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो तुम हीट देते हो उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट दी जाती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब बताओ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है, ठीक है, एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है इस पेन का बढ़ाना है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेरा बढ़ाना है, दोनों के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दोगे वो हीट कैपेसिटी होगी। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दोगे और 1 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दोगे वो क्या सेम होगी? नहीं होगी ना, तो हीट कैपेसिटी अलग अलग है कि नहीं? तो जरा समझ रहे हो, अमाउंट चेंज वैल्यू चेंज हो रही है। तो हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव। मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब होता है 1 मोल की हीट कैपेसिटी। तो 1 मोल की हीट कैपेसिटी तो क्या हो गया? हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोल। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी पर मोल, और हीट कैपेसिटी पर मोल तो रेशियो हो गया ना, तो इंटेंसिव हो जाएगी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी पर मोल, इसलिए वो क्या हो जाएगी? इंटेंसिव। जरा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट पूरे बता दिए। क्या सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करने से चेंज हो जाए? एक्सटेंसिव। सिस्टम को 2 पार्ट में 10 पार्ट में डिवाइड करने से वैल्यू ना चेंज हो? इंटेंसिव। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव। इंटेंसिव एडिटिव नहीं होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव सीख गए, क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला टर्म यूज करते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। अब हमको यह देखना है कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या है। तो यार स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझाते हैं। ठीक है, तो इसको इसके फॉर्म में ना समझो, इसको हम किसी दूसरे फॉर्म में समझाते हैं, जरा समझो। ठीक है, कि स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है। देखो यार, ये एक पॉइंट है ए, अब ये एक पॉइंट है बी। ये इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल स्टेट। अब ये दे दिया है फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट। अब ए से बी तक जाना है। इनिशियल और फाइनल को यदि फिक्स कर दिया जाए, इनिशियल और फाइनल को फिक्स कर दिया जाए, तो आप चाहे जिस रास्ते से जाओ उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना हो तो वो स्टेट फंक्शन। इनिशियल और फाइनल को फिक्स कर दिया जाए तो चाहे आप जिस रास्ते से जाएं उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना हो तो वो स्टेट फंक्शन, और चेंज हो तो वो पाथ फंक्शन। जैसे घर से स्कूल, आपके घर से स्कूल, आपका घर इनिशियल, स्कूल फाइनल। अब आप अपने घर से स्कूल तक चाहे जिस रास्ते से जाओ, यदि उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी बोल दी जाती है स्टेट फंक्शन, और यदि चेंज आ रहा है तो उस प्रॉपर्टी को बोल दिया जाता है पाथ फंक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में उसको ऐसे लिखते हैं, स्टेट फंक्शन इज ए थर्मोडायनेमिक टर्म दैट इज यूज्ड टू नेम ए प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ टेकन टू रीच दैट स्पेसिफिक वैल्यू। मतलब क्या है? वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती किस रास्ते से जा रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है। जहां से चालू किया है और जहां पे खत्म कर रहे हैं, यदि वो पार्ट कॉमन है तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। पाथ कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाथ कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको नाम देते हैं स्टेट फंक्शन।
स्टेट फंक्शन का मतलब मेरे दोस्त समझ रहे हो क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट फंक्शन का मतलब पता होना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले स्टेट फंक्शन को दिमाग में बैठा लो कि स्टेट फंक्शन की मीनिंग क्या है। स्टेट फंक्शन की मीनिंग है कि जहां इनिशियल और फाइनल फिक्स है तो पाथ से कोई लेना देना नहीं, चाहे जिस पाथ से जाओ वैल्यू उसकी हमेशा सेम रहती है, वैल्यू उसकी हमेशा सेम रहती है। जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा टेम्परेचर बढ़ाना है गाल का, है ना, आज तो तुम लोग निपटवाओगे ही मेरे को। 1 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे गाल का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? मैंने अपनी वाइफ से कहा यार 1 डिग्री गाल का टेम्परेचर बढ़ा दो, तो उसने कहा ठीक है। उसके पास 2 रास्ते थे, क्या? एक इलेक्ट्रिक प्रेस तो जानते ही हो, इलेक्ट्रिक प्रेस लाए, छुआ दिया, धड़ से 1 डिग्री बढ़ गया 1 सेकंड में। ये कैसे बढ़ा? हीट के थ्रू। मैंने कहा लो ये वाला गाल तो मेरा गया। मैंने कहा यार इलेक्ट्रिक प्रेस से मत जलाओ, कुछ और करो। तो उन्होंने कहा अच्छा आप क्या करें? उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढा, मार थप्पड़ मेरे गाल को सुझा दिया, तो भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया। दोनों तरीके अलग अलग है, मगर बढ़ा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही है ना। तो टेम्परेचर क्या है? स्टेट फंक्शन। जबकि एक काम को करने का तरीका अलग है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगा, दूसरे वाले में बस छुआना ही था। तो जरा गौर से समझो, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? इनिशियल और फाइनल। इनिशियल क्या था? मेरा 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था गाल का, और कितना हो गया? 17। और काम क्या किया? प्रेस को छुआ दिया है, इलेक्ट्रिक प्रेस। इधर क्या हुआ? 16 था, 17 कर दिया। कैसे? मार मार के। और ये ऑफर यदि वाइफ को दे दिया जाए तो खुश हो जाएगी ना, यार बम्पर ऑफर मिला है, उड़ा लो तेजी से। तो चलिए ये मजाक था, आगे दौड़ लगाते हैं। तो जरा समझो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है। तो मेरे दोस्तों स्टेट फंक्शन का मतलब सिर्फ इतना सा है, क्या? यदि इनिशियल और फाइनल फिक्स है तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, आप चाहे जैसे काम करो। पाथ पे कोई डिपेंड नहीं करता कि तुमने कौन सा पाथ चुना है उस काम को करने के लिए, कौन सा पाथ सेलेक्ट किया है, कोई मतलब नहीं है। वो पाथ 1 घंटे में पूरा होता है, 100 दिन में पूरा होता है, या 1000 दिन में पूरा होता है, कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है, जहां से चालू कर रहे हो और जहां पे खत्म कर रहे हो वो दोनों सेम होनी चाहिए। ए से बी तक आप कितने दिनों में पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, अपने को कोई मतलब नहीं है। बस चलो ए से और पहुंचो बी पे, तो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो है टेम्परेचर। अब जैसे देखना, गौर से मेरी बात को समझना, कमरे को ठंडा करना है, अभी गर्मी आने वाली है, सब बच्चे कहेंगे यार गर्म बॉल लग रही है, कमरे को ठंडा करना है। अभी टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको 24 तक लाना है। एक रास्ता है एसी चला लो, कितने से चले? 36 से चले 24 पे आ गए। एसी चला लिया तो हो सकता है 45 मिनट तक ये काम कर देगा इतना, ठीक है, कमरे को ठंडा कर दिया। अब इसी काम को दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, क्या? सभी दीवारों में जाके ठंडा पानी डालें चारों तरफ से, हो सकता है इस काम को करने में 6 घंटे लग जाए और 6 घंटे में टेम्परेचर इतना है। तो उसने कहा हमें कोई मतलब नहीं किस तरह से करते हो, तुम 36 से चले थे और 24 पर आए हो तो टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है। तुम एसी चला के काम कर रहे हो या पानी डाल डाल के उसको ठंडा कर रहे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जरा समझो, हम कह रहे हैं इनिशियल और फाइनल फिक्स है और इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा चेंज नहीं आते हैं, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो स्टेट फंक्शन का मतलब समझ पाए मेरे दोस्त? यदि इनिशियल और फाइनल फिक्स है तो चाहे जित पाथ से आप उस काम को करो, मतलब वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, चाहे जैसा पाथ यूज करो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। वो कौन कौन होते हैं स्टेट फंक्शन? देखो कौन कौन होते हैं जो स्टेट फंक्शन की तरह काम करते हैं, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो जरा देखो वो कौन कौन है। देखिए, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जितने भी टर्म पढ़ते हो जनरली वो सब स्टेट फंक्शन होते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, एनर्जी, ये जितने भी टर्म है, जितने भी टर्म, गौर समझना, जितने भी टर्म तुम यार केमिस्ट्री में पढ़ोगे वो सब स्टेट फंक्शन है, 2-4 को छोड़कर। वो 2-4 कौन है अभी बता देता हूं। तो पहले स्टेट फंक्शन का मतलब समझ गए ना मेरे दोस्त कि स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है। स्टेट फंक्शन का मतलब है इनिशियल और फाइनल फिक्स है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे उस काम को जिस पाथ से करो, उसका पाथ का कोई लेना देना नहीं है। पाथ फंक्शन क्या होता है? पाथ फंक्शन इज ए thermodynamic term that is used to name a property whose value depend upon path taken to reach that specific value। क्या पाथ फंक्शन का मतलब होता है कि आप पाथ डिपेंडेंट होती है,
यदि पाथ चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। पाथ फंक्शन का मतलब होता है वो पाथ डिपेंडेंट होती है, यदि उसको पाथ चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल और फाइनल सेम है तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ और प्रोसेस, पाथ फंक्शन डिपेंड अपॉन पाथ एंड प्रोसेस। ये वाला पार्ट तो छोड़ दो, आपके मतलब का नहीं है, इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, तो इंटीग्रेशन हमको अभी करना नहीं है। द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप। उस एक प्रोसेस को एक स्टेप में करते हो या 10,000 स्टेप में करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम रहती है। इसमें नंबर ऑफ स्टेप पे डिपेंड करता है, यदि तुमने काम करने के स्टेप चेंज कर दिए तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन ऑफ ए सिंगल स्टेप प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम ए मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। यदि उसी काम को एक स्टेप में करोगे तो वैल्यू अलग आएगी, 100 स्टेप में करोगे तो वैल्यू अलग आएगी, यदि वो पाथ फंक्शन है तो। स्टेट फंक्शन इंक्लूडेड एंट्रोपी, इंथैल्पी, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा। पाथ फंक्शन इंक्लूडेड हीट, मैकेनिकल वर्क, हीट, ठीक है, और मैकेनिकल वर्क का मतलब होता है P इंटू dV वाला वर्क। ये तो जरा गौर समझो, आप क्या करो, स्टेट फंक्शन ना याद रखो, क्यों, स्टेट फंक्शन बहुत सारे हैं, तुम पाथ फंक्शन याद रखो। तुम्हारा जितना काम है सिलेबस का, तुम इतना याद रखा करो, वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, वर्क और हीट पाथ फंक्शन है। बाकी कोई भी पूछे ना तो सबको स्टेट फंक्शन बोल देना, फिलहाल आपका काम हो जाएगा। वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, बाकी सब आप मान के चलो स्टेट फंक्शन। इससे क्या होगा, आप आसानी से इस बात को डिफरेंशिएट कर पाओगे, नहीं तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके कंफ्यूजन को कम करने का मेरे पास एक सिंपल सा रास्ता होता है कि तुम वर्क और हीट को पाथ फंक्शन कहो, उसके बाद जो भी तुमसे पूछे वो स्टेट फंक्शन बोल दो। और यदि ये जान पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ना भी जान पाओ तो स्टेट फंक्शन बोल दो। जैसे तुमने कहा वर्क और हीट पाथ है, इसके बाद मैंने कहा टेम्परेचर स्टेट, वॉल्यूम स्टेट, प्रेशर स्टेट, गिव फ्री एनर्जी स्टेट, इंटरनल एनर्जी स्टेट, इंथैल्पी स्टेट, जो भी तुमसे पूछा जाए बस स्टेट फंक्शन बोलते जाओ, बात खत्म हो जाती है। इस तरह से पकड़ोगे तो आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। तो वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, मतलब पाथ चेंज होगा तो वर्क की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, पाथ चेंज होगा तो हीट की वैल्यू चेंज होगी। मगर स्टेट फंक्शन में पाथ चेंज करो या ना करो उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उनकी वैल्यू सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती कहां से चले हो, कहां तक गए हो, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, वो होते हैं स्टेट फंक्शन। वो कौन कौन से हैं, जितने भी तुम पढ़ते हो सब है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, गिव फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, ये सब। अब आगे चलते हैं। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर हम एग्जांपल करके रहेंगे, वर्क पाथ फंक्शन, हीट पाथ फंक्शन, वर्क और हीट पाथ फंक्शन, इसके अलावा वॉल्यूम स्टेट फंक्शन, प्रेशर स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, गिव फ्री एनर्जी, इसके बाद जो कुछ भी आए स्टेट फंक्शन, इंथैल्पी, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, नंबर ऑफ मोल स्टेट फंक्शन। तो जरा देखो इस बात को तुम समझ पाए ना कि पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन में डिफरेंस क्या है। स्टेट फंक्शन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ फंक्शन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, इतनी सी बात है। तो जरा देखो यार, यहां तक हम लोग निपटा लाए कि स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, ये भी बात बता दी। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इस बात को देखते हैं कि यार रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलेंगे और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलेंगे। तो चलो यार इसको भी निपटा लेते हैं, इसको जरा समझ लो कि इसको किस तरह से किया जाए। तो जरा बात को समझो यार, हमने क्या किया, ये एक पिस्टन ले लिया, देखिएगा ये एक कंटेनर है और ये एक पिस्टन है, ठीक है, इस तरह से। अब किसी बच्चे का मन है कि यार इस पिस्टन को नीचे लाना है, तो मैंने कहा ले आओ यार, ऐसी क्या बात है, और लाना कहां तक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसको बी पॉइंट तक लाना है, ठीक है। हमारा काम क्या है जरा देख लो, हमें एक पिस्टन है उसको नीचे लाना है बी पॉइंट तक। तो एक बच्चे ने क्या किया, इस तरह से एक स्टेप में इसको नीचे ले आया है, ऐसे इस तरह से। अब यही काम मैंने एक और बच्चे से कहा, मैंने कहा यार देखो यार क्या है, ये कंटेनर है, डिट्टो सेम कंटेनर सेम पिस्टन, ऐसा ये। अब मैंने कहा इस पिस्टन को यहां तक पहुंचाना है, ऐसे। अब इस काम को करने में कब कैसे काम होगा जरा गौर समझना। पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है और गैस अंदर है, उसका प्रेशर क्या है, इंटरनल।
गैस के प्रेशर को इंटरनल प्रेशर कह दिया या गैस का प्रेशर कह दिया। ये अब गौर समझो, यदि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है गैस के प्रेशर से तो पिस्टन बहुत तेजी से नीचे आएगा और 2-3 स्टेप में, 2 स्टेप या 1 स्टेप या 3 स्टेप में ये काम हो जाएगा। मगर एक्सटर्नल प्रेशर ये है और जो गैस है उसका प्रेशर ये है और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो ना के बराबर है, डीपी है, और वो टेंस टू 0 है। वो कितना है? टेंस टू 0। तो ये काम जो होगा हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगा। ऐसे दूसरे कलर से लेता हूं, ये काम जो होगा हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगा इस तरह से, और इस काम को करने में इनफिनाइट टाइम लगेगा। ऐसे हजारों स्टेप लगते हैं। तो जब देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस क्या है, वो 1 2 3 स्टेप में खत्म हो जाता है और ये क्या होता है? इनफिनाइट स्टेप लेता है, इनफिनाइट स्टेप लेता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंडीशन ये होती है, यदि प्रेशर डिफरेंस ना के बराबर माना जाए, ड्राइविंग फोर्स टेंस टू 0 माना जाए, तो यदि प्रेशर डिफरेंस ना के बराबर होगा तो पिस्टन ऐसे ऐसे चलेगा और ऐसे काम को करने में इनफिनाइट टाइम लगेगा और इनफिनाइट टाइम का काम आप कर नहीं पाएंगे। तो ये एक थ्योरेटिकल प्रोसेस होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल थ्योरेटिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उसको खत्म करने में इनफिनाइट टाइम लगेगा। और ऐसी सिचुएशन कब होती है? जब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर की वैल्यू लगभग बराबर हो और जो उनका डिफरेंस हो डीपी वो टेंस टू 0। यदि वो टेंस टू 0 है तो ये पिस्टन हमेशा वाइब्रेट करता हुआ नीचे आएगा, हर समय इक्विलिब्रियम पे रहेगा, हर समय इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और इस काम को करने में वो कहता है कि मैं इनफिनाइट टाइम लेता हूं। ये एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है। रिवर्सिबल एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, आज तक कभी हम लोग को दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि वो इनफिनाइट टाइम लेता है। इनफिनाइट टाइम तक हम जिंदा ही कहां रहते हैं? तो देख के क्या बता पाएंगे? तो जितने भी प्रोसेस हम पढ़ते हैं वो सब इरिवर्सिबल पढ़ते हैं। क्यों? वहां पर डिफरेंस होता है, या तो ये होगा या ये होगा। ऐसा होगा तो पिस्टन ऊपर भाग जाएगा, ऐसा होगा तो पिस्टन नीचे चला आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाने की कंडीशन है और ये नीचे जाने की है। तो ये 1 2 स्टेप में खत्म हो जाता है और ये इनफिनाइट स्टेप में खत्म होता है। तो इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ? ऐसा प्रोसेस जो फाइनाइट टाइम पे खत्म हो, फाइनाइट स्टेप पे खत्म हो। किसी ने कहा हमको कैसे पता चलेगा? तो भैया इससे पता चलेगा, थर्मोडायनेमिक्स में इससे पता चलेगा। एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में डिफरेंस है तो वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? वो कैसे खत्म होगा? वो मेरे दोस्तों इनफिनाइट टाइम में खत्म होगा और इनफिनाइट स्टेप लेगा। और इनफिनाइट टाइम में इनफिनाइट स्टेप लेगा तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें इससे पता चलेगा। एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बीच में डिफरेंस ना के बराबर है, टेंस टू 0 है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो हमें ऐसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरेटिकल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो प्रैक्टिकल प्रोसेस है। उसके डेली लाइफ में एग्जांपल हैं, इसका कोई एग्जांपल डेली लाइफ में नहीं है। हमें पता ही नहीं चलता इनफिनाइट टाइम में खत्म होता, हमें कैसे रियलाइज होगा ये। तो ये सिर्फ पेपरों पे है, कागज पे है, थ्योरी में पढ़ाया जाता है। इसके रियल एग्जांपल नहीं होते। इसके किसी ने कहा सर इसके रियल एग्जांपल बताओ, सारे एग्जांपल इसी के तो हैं यार, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, हमारा जीवन इरिवर्सिबल है। क्यों? फाइनाइट टाइम पे अभी निपट जाएंगे ना यार, है कि नहीं? तो जरा समझो इस बात को। तो गौर से ध्यान दो, रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो हम एक एक करके बता रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। इरिवर्सिबल क्या है? फाइनाइट स्टेप पे खत्म होगा, फाइनाइट टाइम में खत्म होगा। ठीक है, और ये सिचुएशन कब आएगी? जब एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से डिफरेंस हो, या गैस का प्रेशर ज्यादा हो या एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? इनफिनाइट टाइम में खत्म होता है, इनफिनाइट स्टेप होते हैं। ऐसा कब आएगा? जब उन दोनों के प्रेशर में डिफरेंस टेंस टू 0। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हाइपोथेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये डेली लाइफ में इसके एग्जांपल मिलते हैं, इसके कोई एग्जांपल नहीं है डेली लाइफ में। अब यार सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई, खतरनाक तो नहीं मगर इंपॉर्टेंट, जिसको हमें पढ़ना है, जिससे हमारे क्वेश्चन होंगे, जिस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से नहीं आते हैं। केमिस्ट्री में क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से आएंगे, इंट्रोपी से आएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी से आएंगे। 80% क्वेश्चन, 80 से 90% क्वेश्चन इन पोर्शन से आते हैं। ये जो शुरुआत वाला थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है, वर्क, हीट, इनसे क्वेश्चन नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री के सिलेबस में होता है, इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं, मगर इनसे क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो आएगा वो इस जगह से आता है। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन,
ठीक है, इंट्रोपी का, फ्री एनर्जी का, डेल्टा यू का, डेल्टा एच का, इनका क्वेश्चन बनता है। तो देखो वर्क और हीट इसको पढ़ते हैं, तो एक तरफ वर्क पढ़ लेते हैं, एक तरफ हीट पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले वर्क पढ़ लेते हैं। तो सभी बच्चों को पता होता है कि यार वर्क जो होता है F इंटू ds होता है कि नहीं? ये सारे बच्चे पढ़ चुके होते हैं कि F इंटू ds जो है वो हमारा वर्क है। मैंने कहा ठीक है यार, पढ़ रखा है तो हम लोग क्यों परेशान करेंगे, फिजिक्स में पढ़ रखा है उसी को काम चलाएंगे। फिर हम क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार एक बात और पढ़ी गई है, P इक्वल टू F अपॉन ए। तो इस बात को मैं ऐसे लिख लूं तो किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चों ने कहा सर हमें क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा यदि मैं इस बात को ऐसे लिख लूं तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। एरिया इंटू लेंथ का डिफरेंस, तो एरिया इंटू लेंथ का डिफरेंस क्या हो गया, dv हो गया। हमने कहा हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चों ने कहा नहीं है। मैंने कहा हमें इस वर्क की जरूरत नहीं है, हमें कोई ठेला थोड़ी खींचना है, हम तो केमिस्ट्री वाले हैं, हम ऐसी चीजें करते हैं जो दिखती ही नहीं है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में ये डिफरेंस है, फिजिक्स में वो करते हैं जो दिखता है, केमिस्ट्री में वो किया जाता है जो दिखता ही नहीं है। कोई रिएक्शन तुम्हें दिखती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन गैस दिखता है नहीं, तो केमिस्ट्री वाले करते ही ऐसा काम है, मैजिक टाइप का। तो जरा देखो यार, W इक्वल टू क्या आया, P इंटू dv आ गया। ये कैसे निकाल दिया, इसकी जगह पे रख दिया। अब मेरी बात को गौर से समझना, अब हम केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं, फिजिक्स की बात का टाइम खत्म हुआ। आप जो वर्क पढ़ोगे, आप हमेशा वर्क का फार्मूला ये पढ़ोगे, P एक्सटर्नल इंटू dv माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में साइन कन्वेंशन अलग अलग है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में साइन कन्वेंशन अलग अलग है। यदि तुम पहले ही माइनस लगा दोगे तो सारे साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री के हिसाब से ही आएंगे, तुम टेंशन न लो। ध्यान रखिएगा, वर्क का साइन कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करना, पहले ही माइनस लगा देना। अब सारे साइन कन्वेंशन जो भी आ रहे होंगे सब केमिस्ट्री के हिसाब से आएंगे, टेंशन न लो। तो हमारा W इक्वल टू क्या आ गया, माइनस P एक्सटर्नल dv। हम P एक्सटर्नल को रखेंगे, इसकी वैल्यू को मैंने और सॉल्व किया। तो मेरे दोस्तों आपने कहा कि सर dv का मतलब डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो ये आ गया। तो क्या आ गया, W इक्वल टू आ गया माइनस P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं आपके कहने से। वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, जरा देखो। ये यार एक कंटेनर है, इस पर हमने एक पिस्टन लगा दिया है ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिए, इस जगह पे वॉल्यूम कितना है, VI, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, ये। अब क्या हुआ, पिस्टन नीचे आ गया ऐसे, इस तरह से, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, VF। अब मेरे दोस्तों जरा बताना, W इक्वल टू लिखा है माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब जरा इसको सॉल्व करके बताओ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी? इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों, VI ग्रेटर देन क्या है, VF है। और मेरे दोस्त VI ग्रेटर देन VF है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, और ये वैल्यू निगेटिव आएगी। बाहर भी कैसा साइन लगा है, निगेटिव, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। देखो अपने आप साइन पॉजिटिव आ रहा है, और पिस्टन नीचे आया है, इसका मतलब तुमने क्या किया है, गैस पे काम किया है, और गैस पे काम किया, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम। आपने सिस्टम पे काम किया है ना यार, है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम। कैसा आया, पॉजिटिव आया। यही बात कह रहा हूं। तो हमेशा फार्मूला माइनस साइन के साथ लिखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखो। तो आपको कभी कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है, आंसर लिख देना है, साइन आइन अपने आप एडजस्ट है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो वर्क डन क्या हुआ, ऑन द सिस्टम हुआ, ठीक है। और साइन कैसा आया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है, पिस्टन को नीचे लाए हो, तो VF की वैल्यू जो है वो कम होगी VI से। अब केस नंबर 2 भी उठा लेते हैं इसी जगह पे। केस नंबर 2 क्या है, एक बच्चे ने कहा नहीं सर यार, हमने क्या किया है, कुछ ऐसा काम किया है, VI ये है, अब पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, पहले यहां पे था इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन ये है, ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो हमारे पास फिर वही फार्मूला, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dv की जगह मैं डायरेक्ट लिख दूं यार दोस्त, तो मैंने लिखा माइनस P एक्सटर्नल dv क्या आ गया, dv फाइनल माइनस V इनिशियल। अब V फाइनल माइनस V इनिशियल की वैल्यू कैसी है बताओ जरा,
यार यहां पर क्या है, V फाइनल बड़ा है, V इनिशियल छोटा है, तो इसका मतलब वर्क की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। अब वर्क की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो बताओ जरा पिस्टन को कौन धक्का मार रहा है, अंदर की गैस। अंदर की गैस को तुम क्या कहते हो, सिस्टम कहते हो। भाई पिस्टन को ऊपर कौन भगा रहा है बताओ, हम या तुम, नहीं गैस। गैस पिस्टन को ऊपर उठा रही है ना, तो इसका मतलब काम कौन कर रहा है, गैस कर रही है। तो क्या लिखोगे लैंग्वेज के फॉर्म में, आप यही तो लिखोगे भैया वर्क जो है गैस ने किया है, तो वर्क डन बाय द गैस। और बाय द गैस को हम क्या लिख देते हैं, गैस ही तो हमारा क्या है, सिस्टम। जैसे आप पढ़ा कौन ना हो, मैं, इंसान पढ़ा रहा है, मगर नाम क्या देते हो, सर्वेश सर पढ़ा रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैस को सिस्टम कहते हैं। तो देखो वर्क डन बाय द सिस्टम, अब वर्क डन बाय द सिस्टम का साइन कैसा आ गया, निगेटिव। तो अपने आप चीजें सेट है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आप बस फार्मूले को ध्यान रखना, W इक्वल टू माइनस PdV लगाइएगा, ठीक है, W इक्वल टू PdV मत लगाइएगा, ठीक है। तो आप हमेशा क्या लगाओगे, W इक्वल टू माइनस PdV, ठीक है। वो अपने आप सारी चीजों को एडजस्ट कर लेगा, आपको कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बातों को फॉलो करने की जरूरत है अच्छे से। तो जरा देखो यार, वर्क की यहां तक बात आई, ऑन द सिस्टम क्या करोगे, बाय द सिस्टम क्या करोगे, और किस तरह से हमें निकालना है। हमें सिर्फ PV वर्क पढ़ना है, हमें सिर्फ PV वर्क पढ़ना है और कोई वर्क नहीं पढ़ना है। अब बात आती है हीट, तो हीट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। अब यार हीट की बात करते हैं कि ये हीट क्या चीज है, इसको जरा समझो। देखो यार, अब जो बात बताने जा रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा दिमाग के चस्सू खोल लो। दिमाग का चस्सू खोलने का मतलब माइंड को ओपन कर लो। क्यों, हजम करना थोड़ा टफ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि बुकों में जो लिखा होता है उससे थोड़ा सा अलग बात है। देखो यार, एनर्जी पॉइंट ए पर है, गौर से मेरी बात को समझिएगा। एनर्जी कहां पर है, पॉइंट ए पर है, और एनर्जी को हम पॉइंट बी पर ले जाना चाहते हैं, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर करना चाहते हैं। कुल मिला के बात ये हुई, पॉइंट ए पर कुछ एनर्जी है, उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका कुछ पार्ट पॉइंट बी पर। तो एनर्जी को ले जाने वाले कौन होते हैं, कैरियर कौन होते हैं, तो दो होते हैं, एक होता है वर्क और एक होता है मेरे दोस्त हीट। हीट और वर्क जो होते हैं वो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, मतलब वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। एनर्जी खुद चल के नहीं जाती है, इस बात को थोड़ा हजम करना टफ है, इसलिए जरा एक एग्जांपल मारता हूं, गौर समझना। एक बच्चे ने मेरे को टेलीफोन किया, मोबाइल किया कि सर डाउट बताना है, तो मैंने कहा पूछो। उसने धीरे से बोला सर इसका आंसर बता दो, पेपर चल रहा था, चीटिंग करने के लिए उसने मेरे को फोन कर दिया कि सर ये वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो। तो मैंने कहा यार कितना धीरे बोल रहे हो, उसने कहा सर इसका आंसर बता दीजिए। अब वो बोल यहां से 20 किलोमीटर दूर से रहा है, आवाज तो मुझे आ रही है, कैसे आ रही है, तो क्या उसकी आवाज ट्रेवल कर रही है, नहीं ना, बस वही हार्म होता है। पहले उसकी वॉइस किस में कन्वर्ट हुई, वेव में, फिर वो वेव यहां पे किस में कन्वर्ट हुई, वॉइस में, और फिर मुझे सुनाई दी। बस यही काम होता है एनर्जी के साथ। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, पहले वो वर्क या हीट में कन्वर्ट होती है, और फिर जैसे ही उस पॉइंट पे पहुंचने वाली होती है फिर से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वर्क और हीट का ये काम है। वर्क और हीट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी को ले जाने वाले कैरियर है। और हीट के फॉर्म में एनर्जी कब जाती है, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। यदि टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो एनर्जी का ट्रांसफर हीट के टर्म में होगा। यदि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह हीट के टर्म में नहीं जा सकती है, फिर वो वर्क के थ्रू ही जाएगी। और टेम्परेचर डिफरेंस है तो दोनों तरह से जा सकती है, दोनों एक साथ एनर्जी को वहां छोड़ के आएंगे। तो मेरी बात को गौर समझो, क्या एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी खुद नहीं जाती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एरोगेंस होता है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो लोग ले जाते हैं। तो हम पहले एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस जगह पहुंच के उस वर्क को फिर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी तरह पहले हम एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो एनर्जी जाके हीट जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हीट और वर्क जो होते हैं, थोड़ा साइंस का टर्म बढ़ा रहा हूं, ठीक है, यहां पे प्योर साइंस घुसेड़ी है, दिमाग लगाते रहना। हीट और वर्क जो होते हैं वो जो होते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी ले जाने वाले कैरियर होते हैं, ठीक है ना जी। तो हीट क्या है ये बताया। अब जरा हीट के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होगा कब, यदि टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और किधर से किधर होगा वो सारा बच्चा जानता है, क्यों, फिजिक्स में ये सारी बातें पढ़ाई जा चुकी होती है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि यदि टेम्परेचर सेम है तो वहां पर हीट की वैल्यू नहीं आने वाली है, वहां पर हीट की वैल्यू नहीं, क्योंकि हीट जो है
वो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू ही कन्वर्ट करेगा। तो एनर्जी को ले जाने के दो रास्ते होते हैं, एक कौन, एक वर्क और एक हीट। ठीक है, हीट के टर्म में एनर्जी का फ्लो तब होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसी जगह पे एक और बात बताता हूं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग चलती है। क्या, केमिस्ट्री में ध्यान रखना कहीं पर dw लिखा जाए या w लिखा जाए, सेम बात है, सेम बात है। इसी तरह से dq लिखा जाए या q लिखा जाए, सेम बात है। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में यदि कहीं चल रहा है तो ये सारी सेम बात होती है, फिजिक्स में ये बात सेम नहीं होती है। केमिस्ट्री में इसलिए सेम होती है क्योंकि केमिस्ट्री वाले सर का मानना होता है, मतलब साइंस का मानना होता है, कन्वेंशन है कि वर्क और हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं। किसी पॉइंट पर ना वर्क होता है ना किसी पॉइंट पर हीट होती है, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं। तो ध्यान रखना ये ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं, तो डी और डब्ल्यू दोनों एक ही चीज है। डी डब्ल्यू का मतलब ही डब्ल्यू है, जबकि फिजिक्स में डी डब्ल्यू का मतलब पढ़ते हो W2 माइनस W1, DQ का मतलब पढ़ते हो Q2 माइनस Q1। तो हम लोग कहते हैं किसी पॉइंट पर वर्क होता ही नहीं है, हम लोग कहते हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होता है, पॉइंट पे कोई वर्क नहीं मिलता। तो ध्यान रखना, केमिस्ट्री में यदि कहीं DW की जगह तुरंत W लिख दिया जाए तो बात एक ही है, और W की जगह कहीं DW लिख दें तो भी बात एक है। मगर ये बात फिजिक्स में नहीं होगी, क्योंकि फिजिक्स वाले पॉइंट पे वर्क निकालते हैं कि भैया A पॉइंट से B पॉइंट तक गए तो ठीक है, वर्क डन क्या आया, B माइनस WA। हम लोग ऐसा कुछ नहीं लिखते, हम लोग सीधा DW लिखते हैं या W लिख देते हैं उसको। तो ध्यान रखिए, जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये बात सेम है। जहां जहां पे चीजें कंफ्यूजन आ सकती हैं वहां पे मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा साइंस की कड़वी बातें हैं जिनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग चाहिए, वैसे मैंने समझा दिया। एक कौन सी, वर्क और हीट वाली जो अभी बताया, और एक ही है। ठीक है, अब यार कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, कि ये इंटरनल एनर्जी क्या भला होती है। तो चलो इसको देख लेते हैं। देखो यार, इंटरनल एनर्जी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क और हीट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इंथैल्पी। ठीक है, तो उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो यार क्या है, किसी भी सिस्टम में जितनी टाइप की एनर्जी होंगी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, उनका जो सम होता है वही इंटरनल एनर्जी होता है। देखो, एवरी सब्सटेंस प्रोसेस ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच डिपेंड अपॉन द फैक्टर सच एज द कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, दिस इज द कॉल्ड इंट्रिंसिक। ये थोड़ा सा ज्यादा ही हार्ड लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। जरा देखो, सिंपल लैंग्वेज में इंटरनल एनर्जी क्या है। जितनी भी सिस्टम के पास जितनी टाइप की एनर्जी होती है उनका सम इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ए सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को E से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी टाइप की एनर्जी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, एसेट्रा, ये देखो जितनी भी टाइप की एनर्जी किसी सिस्टम के पास हो सकती हैं, उनका सम क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सभी एनर्जी का सम होता है। ऐसे इसको या तो हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या फिर कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन इतने काम की नहीं है जितने काम की इसके पॉइंट है, तो गौर से समझो जरा पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, ये तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है। अब जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस करो। इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है। देखो, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कभी भी हम E काउंट नहीं करेंगे, कभी भी हम U काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो काउंटेबल ही नहीं है। हम काउंट करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ध्यान रखिएगा, हम उसका चेंज काउंट करते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है। तो और दूसरी बात, चेंज विल बी काउंटेबल, तो हम सिर्फ चेंज काउंट कर रहे होंगे। तो ये ध्यान रखना, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनमें ये बात पूछी जाती है। तो हम किसको काउंट करेंगे, सिर्फ चेंज को काउंट करेंगे। मतलब हम काउंट कर रहे होंगे मेरे दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी काउंटेबल नहीं है। और इसके पीछे किसी के दिमाग में चल रहा होगा, सर वाई 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 वाई, है ना? तो क्यों बताऊंगा यार, इस समय इतना टाइम कहां है, मगर बता देता हूं। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो बहुत जगहों पे एनर्जी को काउंट करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है।
बस इसी वजह से। चलिए अब हम लोग मेन पॉइंट, तो आप दिमाग में पॉइंट क्या चपकाइएगा, आप दिमाग में पॉइंट पहला चपकाओ क्या, कि एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है, ऑलवेज चेंज काउंटेबल है। दूसरा जो है वो क्या है, ये इंटरनल एनर्जी है। मैंने कहा था यार जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सब क्या है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दूसरा पॉइंट ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, ये लिखा है देखो, इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मगर मोलर पर मोल इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव होगी। तो ये बात डिस्कस कर चुका हूं इसलिए समझा नहीं रहा, आगे बढ़ता हूं। तो पहला पॉइंट मैंने बताया एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं होगी, चेंज काउंटेबल होगी। दूसरा पॉइंट बताया ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मगर पर मोल इंटरनल एनर्जी पूछा गया तो इंटेंसिव हो जाएगा। कैसे, ये पीछे समझा चुका हूं। अब तीसरा पॉइंट जरा समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरा समझिएगा। देखो आइडियल गैस के लिए, गौर समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए अलग कलर से लिखा गया है। आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। इसका मतलब आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यह टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो मेरे दोस्त du इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि चेंज है, du चेंज है ना यार। तो जब तुम कह रहे हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, तो चेंज कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो ध्यान रखिएगा आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, इसका मतलब सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और दोस्त टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो ध्यान रखना कि du की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो, ठीक है। अब आगे का पॉइंट और समझा देते हैं। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में कितनी बातें बताई, दिमाग में बैठा लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, इंटरनल एनर्जी क्या है, सभी टाइप की एनर्जी का सम है। दूसरा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है, चेंज काउंटेबल है। तीसरा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मगर पर मोल कर दोगे तो इंटेंसिव हो जाएगी। चौथा, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे du की वैल्यू कितनी लोगे, 0 लोगे। du क्या है, चेंज है ना, ठीक है। ये पॉइंट हमने चिपकाए। और एक पॉइंट और, क्या, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। मैंने बताया था यार सारी जितनी भी तुम चीजें जानते हो वो सब स्टेट ही फंक्शन है, वर्क और हीट को छोड़ दो। जनरली बाकी जितने भी टर्म तुम्हें यूज करने हैं वो सब स्टेट फंक्शन ही है। अब यार जरा देखो, अब दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं कहां पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। थ्योरी चलते चलते अब उस जगह पे पहुंच रही है जहां से हमें क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ना आता हो, स्टेटमेंट सबको आते हैं। तो हम लोग अपने काम की बातें ज्यादा जुगाड़ते हैं। तो देखो क्या है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम मींस गैस। जब भी हम सिस्टम की बात करें तो तुम गैस ही लेना, क्योंकि केमिस्ट्री में सिर्फ गैस पर बात चलती है, ठीक है। फिजिक्स में लिक्विड भी यूज किया जा सकता है और लिक्विड किया जाता है, मगर आप केमिस्ट्री की जब बात चले तो गैस ही समझो। ऊपर से गैस कौन सी, आइडियल गैस ही, रियल गैस की बात बहुत कम आती है, रेयर आती है। तो जरा देखो यार, ये एक सिस्टम है, मतलब एक गैस है, ठीक है। अब इसकी कुछ ना कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगी। मैंने कितनी मान ली, U1 या फिर E1, जो मानो मान लो। क्यों, क्योंकि दोनों से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब क्या हुआ, इस सिस्टम को किसी ने क्या किया, Q एनर्जी दे दी, Q हीट। इस सिस्टम को कितनी हीट मिल रही है, Q। और इस Q हीट को मिलने में काम कितना करना पड़ रहा है, W वर्क करना पड़ रहा है। तो जरा बताना, गौर से मेरी बात को सुनना। हमारे पास एक गैस थी, उसको कितनी हीट दी गई, Q। तो किसको दी गई, सिस्टम को। इसका मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। भैया हीट जुड़ रही है ना, मिल रही है यार दोस्त, तुम्हें 4 रुपए मिलेंगे तो पैसे बढ़ेंगे ना तुम्हारे। तो वही हाल है, सिस्टम के पास जो भी एनर्जी थी वो इंटरनल एनर्जी थी, उसको Q हीट मिल गई। तो आपने क्या किया, इंटरनल एनर्जी में Q हीट जोड़ दी और सिस्टम को वर्क कितना मिला, W। अब बताओ ये सब मिलके टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, अब E2। क्यों यार, पहले मान लो हमारे पास 10 एनर्जी थी, 5 और मिल गई, 15 हो गई, ठीक है। 2 वर्क के फॉर्म में मिल गया, 17 हो गया। तो ये 17 क्या आया, नई इंटरनल एनर्जी आई, E2 आई। अब आपको पता है हमें हमेशा क्या काउंटेबल होता है, डिफरेंस। इसको हम ऐसे ले आए तो हमारा फार्मूला ये आ गया, और ये क्या आ गया, DE या मेरे दोस्त DU, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ गई, Q प्लस W। तो ये देखो आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये देखो ऐसे। तो अब जरा देखो du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ये दोनों सेम चीज है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, फिजिक्स में कंफ्यूज होना, केमिस्ट्री में कंफ्यूज ना होना। ये देखो यदि du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखा है तो सेम बात है du इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू लिखा हो। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग इस बात की बात करते हैं कि वर्क किसी पॉइंट पर नहीं होता, ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क और हीट जनरेट होते हैं। फिजिक्स में ऐसी बात नहीं होती, वो पॉइंट टू पॉइंट वर्क निकालते हैं। इसलिए फिजिक्स में ये अलग अलग बात है, केमिस्ट्री में मगर सेम बात है। तो बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूं, दिमाग में बैठा लेना कि यदि हम लोग केमिस्ट्री में चल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर जब फिजिक्स वाले सर लिखे तो दिक्कत की बात है, वो इस चीज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो du इक्वल टू आया डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा यार एक सिस्टम था, उसको हीट मिली कितनी Q और वर्क कितना मिला W मिला, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आया, E1 पहले से थी, Q वर्क मिल गया, सॉरी Q हीट मिल गई, W वर्क मिल गया, तो टोटल ये आया। अब इसको मैंने रीअरेंज कर लिया, ये वैल्यू आ गई। इसी को आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन कहते हो। इसको क्या कहते हो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन का ही अपने को काम है, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन आने हैं। तो जरा इस पर मैं थोड़ा सा और आपको फोकस कर देता हूं, गौर से समझिएगा। यार दोस्तों आया du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है? हीट है। W क्या है? वर्क है। अब W की वैल्यू डाल देते हैं, तो W की वैल्यू डालोगे तो W की वैल्यू मैंने बोली है W इक्वल टू माइनस PdV डालिएगा, PdV मत डालिएगा। ध्यान रखना, मेरी बातों पे देखो, फोकस नहीं रखोगे तो ज्यादा परेशान रहोगे, फोकस रखोगे तो परेशानी इतनी सी भी नहीं होगी। जो भी कंफ्यूजन तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स के अपने आप खत्म हो जाएंगे, उनमें कहीं कंफ्यूजन आना ही नहीं है। तो देखो du इक्वल टू आ गया Q माइनस dV, ये हमारी बात आ गई है ना। अब इस चीज को हम इस तरह से लेंगे, तो हमारा एक फार्मूला होगा ये जिस पर हम क्वेश्चन करेंगे, और एक फार्मूला होगा ये जिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। अब गौर से बात को जरा समझो, अच्छे से समझिएगा। इसके दो पार्ट हो जाएंगे। कैसे? आप सभी बच्चों को पता है कि वर्क दो तरह से काउंट होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, है कि नहीं? वर्क डन बाय द सिस्टम। अब मेरे दोस्त बताओ कि दोनों सिचुएशन में ये इक्वेशन अपने को कैसे रीअरेंज करेगी। तो जरा देखो, हमारा फार्मूला ये है, इस फार्मूले को थोड़ा सा कहो तो आप चेंज कर दूं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये आ गया Q माइनस P और V फाइनल माइनस V इनिशियल लिख लिया। अब बताओ कब कब क्या इक्वेशन आएगी। तो जरा देखो यार, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सिस्टम को यदि वर्क मिलेगा तो मेरे दोस्त क्या होगा, इनिशियल वैल्यूम जो होगा, पिस्टन नीचे आएगा ना यार, तो सिस्टम पर काम कर रहे हो ना, तो सिस्टम पर काम करोगे मतलब पिस्टन को नीचे ही तो लाओगे, और पिस्टन को नीचे लाओगे तो यार फाइनल क्या होगा, कम हो जाएगा, इनिशियल ज्यादा हो जाएगा, तो साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क का साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव। या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, यहां पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये वैल्यू क्या है, निगेटिव। ठीक है, ऐसे। और बाय द सिस्टम होगा तो देखो यहां पर ये कंडीशन है और यहां पर मेरे दोस्त ये कंडीशन है, और दोनों कंडीशन से आपको अपने आप साइन का आइडिया लग जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो जरा देखो यार, हम लोग एक इक्वेशन पे आ गए du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू पे। क्यू क्या है, हीट है, और डब्ल्यू क्या है, वर्क है। इतनी बात हम लोगों ने पढ़ ली, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी निपटा लिया है। अब और आगे चलते हैं, थ्योरी खत्म हो जाए तो हम लोग बातों पे आगे आ सकते हैं। ठीक है, जरा देखो यार, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, मेरे हिसाब से शायद ये लास्ट हेडिंग होगी थ्योरी की। इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट पे आएंगे जहां से हमारे क्वेश्चन वाली चीजें ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलो जरा एंथैल्पी ऑफ सिस्टम को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होती है। देखो यार, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम होती क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज change in enthalpy of system। ध्यान रखिएगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम होती है,
चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। और सिर्फ एंथैल्पी क्या होती है जरा देखो, ये क्या लिखा है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, ये एंथैल्पी नहीं लिखा है, चेंज इन एंथैल्पी लिखा है, मतलब डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी, एंथैल्पी नहीं लिखा है। चेंज इन एंथैल्पी जो होती है वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल होती है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट किसी प्रोसेस में जनरेट हो रही है या दी जा रही है या निकल रही है वो सब डेल्टा एच के बराबर है। वो सब किसके बराबर है? डेल्टा एच के बराबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, जरा इसको याद रखिएगा, कहीं कहीं पर ये काम करेगा, लगेगा, ठीक है, कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है वो सब हमारा क्या है? एंथैल्पी चेंज के बराबर है। ध्यान रखना, एंथैल्पी के बराबर नहीं है, एंथैल्पी चेंज के बराबर है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। एंथैल्पी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है? H इक्वल टू E प्लस पीवी। देखो H इक्वल टू E प्लस पीवी, तो एंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका भी चेंज काउंटेबल नहीं है, ओनली चेंज, सॉरी इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है, ओनली चेंज काउंटेबल है। इसके चेंज को हम काउंट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को इसके भी काउंट नहीं कर सकते, वो तो आप समझ ही गए होंगे। जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट नहीं होगी तो अपने आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट नहीं होगी यार दोस्तों, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है भाई। जब E की एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट नहीं होगी, E का मतलब U से है, ध्यान रखिएगा, E लिखो या U लिखो बात एक ही है। ये देखो मेरे दोस्त, तो जब U एब्सोल्यूट काउंट नहीं होगा तो H एब्सोल्यूट कैसे काउंट होगा? इसी वजह से एंथैल्पी की भी सिर्फ चेंज काउंटेबल होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका भी काउंटेबल नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ चेंज इन एंथैल्पी काउंट करोगे आप, कभी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट नहीं करोगे, क्यों? काउंटेबल नहीं है। दूसरी बात, ये भी डिट्टो वही चलेगी, आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन एंथैल्पी कितनी आएगी? 0। क्यों? आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, मतलब सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए दोस्त, ध्यान रखिएगा। यदि कहीं पर आइडियल गैस है तो एंथैल्पी की वैल्यू, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। टेम्परेचर चेंज होगा तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और कुछ भी कर रहे हो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, मगर किसके लिए? आइडियल गैस के लिए है ये। और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो चेंज इन एंथैल्पी 0 मार दो और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 मार दो आइडियल गैस के लिए, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है आइडियल गैस के लिए। तो बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपको पॉइंट बोले जा रहे हैं यही फार्मूले हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों का कंफ्यूजन और बच्चे क्वेश्चन कम कर पाते हैं, उसके पीछे रीजन है कि इन स्टेटमेंट को वो बहुत हल्के में लेते हैं, उनको लगता है हाँ बस एक स्टेटमेंट है काम चल गया। यही फार्मूले हैं, क्या यही फार्मूला है कि आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है। इसका मतलब उसने पूरी गाथा लिख दी और साथ में लिख दिया टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस आइडियल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ, तो तुम सीधा सीधा 0 मारो ना, तुम उसमें फार्मूला लगा के कोई वैल्यू निकाल लाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये पॉइंट मिसिंग होगा ना, तुमने तो इसको बहुत हल्के में लिया, छोड़ दिया। तो जरा ध्यान रखिएगा इस बात को कि यदि कहीं आइडियल गैस है तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो ना तो डेल्टा एच आएगा ना डेल्टा यू आएगा, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। और क्वेश्चन में वो 3 झाम बना के देगा तो तुम लास्ट में जाके उस क्वेश्चन की वैल्यू निकाल आओगे। क्यों? तुम्हें डाटा मिला तो तुमने बस जाके चिपका दिया, कॉन्सेप्ट तो गायब है। तो जरा इस बात को ध्यान रखिएगा, आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं, इसलिए यदि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू 0 होगी आइडियल गैस के लिए। अब यार एंथैल्पी वाले पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब काम की बात ज्यादा है इसलिए जरा गौर से इस इक्वेशन को सुनो। H इक्वल टू, बेटा प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या निकाला? U प्लस पीवी। अब आप बच्चों का मन है कि सर इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो मैंने कहा यार कर दो यार, तो देखो हम इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा, गौर से ध्यान रखना, केमिस्ट्री के क्वेश्चन इस पर आते हैं। DH इक्वल टू DU प्लस D P इंटू V। अब P और V दोनों वेरिएबल है तो ये तो डबल फंक्शन हो गया ना यार, P भी वेरिएबल है V भी वेरिएबल है, तो हमने इसको लिखा DH इक्वल टू D प्लस, अब सभी बच्चे जानते हैं कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, कैसे? PdV माइनस, वो तो आप फार्मूला तो जानते हो ना, एक को कांस्टेंट किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को कांस्टेंट किया, पहले को डिफरेंशिएट किया, ये देखो ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को ये मैथ्स के फॉर्म में लिखिए प्योर, अब इसको थोड़ा मैथ्स के फॉर्म से केमिस्ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो जब आप इसको केमिस्ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये ऐसे आ गया। थोड़ा सा केमिस्ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे थोड़ा इजी हो जाए और हमारे प्यारे बच्चे कर सके। अब इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस समझो, इस इक्वेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो ये इक्वेशन कब लगती है, ये इक्वेशन तब लगती है जब प्रेशर वेरिएबल हो। एंथैल्पी के केस में प्रेशर वेरिएबल है, प्रेशर वेरिएबल है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, नो। और प्रेशर क्या है, वेरिएबल है, तब हम ये इक्वेशन लगाते हैं। प्रेशर वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरिएबल है, टेम्परेचर वेरिएबल है, तब इक्वेशन ये टेम्परेचर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तब आप ये इक्वेशन लगाते हो और केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो, ये वाली। और ये इक्वेशन आपको रेयर लगाने को मिलती है। अब गौर से एक एक बात को समझते जाइएगा। मगर इंथैल्पी का टर्म जो होता है, गौर सुनिए, इंथैल्पी का टर्म कांस्टेंट प्रेशर पे पढ़ा जाता है। तो जरा देखना, एट कांस्टेंट प्रेशर, जब मेरे दोस्तों कांस्टेंट प्रेशर कर दोगे, प्रेशर को तुमने क्या कर दिया, कांस्टेंट, और कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रही है, तो जरा देखना यही इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी। यहां से डायरेक्ट यहां लिखी जा रही है, ये बीच का छोड़ा जा रहा है, DH इक्वल टू, गौर समझिएगा, DU। यदि कांस्टेंट प्रेशर है तो ये तो बाहर आ जाएगा ना, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, DP। आप लोग ये फार्मूला पढ़ते हो, आप सभी बच्चों ने ये फार्मूला पढ़ा है कि DH इक्वल टू DU प्लस PdV होता है, पढ़ा है ना भैया। ये फार्मूला कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। यदि प्रेशर भी वेरिएबल है सिस्टम का तो ये फार्मूला होगा, ध्यान रखिएगा। इस पर क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, तो बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि उसको करें कैसे, इससे करोगे। तो गौर समझिए, ये जो फार्मूला है DH इक्वल टू DU प्लस PdV, ये तब लगता है जब सिस्टम पूरा काम, जो भी काम हुआ है उसमें प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। यदि दोस्तों प्रेशर चेंज हुआ है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, फिर ये ऊपर वाला लगेगा। ये बारीक का पॉइंट है, मतलब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। जब भी इस पर क्वेश्चन आता है तो बच्चे फैल जाते हैं, क्योंकि उनको ये फार्मूला याद होता है, ये तो पता ही नहीं होता है, वो इसको लगाते हैं हमेशा। तो ये फार्मूला कांस्टेंट प्रेशर पे चलता है, ध्यान रखिएगा। क्या, DH इक्वल टू DU प्लस PdV। ये देखो, ये सिचुएशन ये, जब प्रेशर भी वेरिएबल होगा तो फिर ये आला लगेगा, ठीक है। इसको इस तरह से करोगे, प्रेशर कांस्टेंट रखा तो P बाहर आ जाएगा, DV का सिर्फ डिफरेंशियल होगा, ये यहां जाएगा। मगर यदि प्रेशर भी वेरिएबल है तो ये आएगा। इस चीज का मतलब ये होता है। इतनी बात समझ गए, कहानी को और आगे बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि इसके फार्मूले इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आते हैं। अब जरा मेरी बात को समझना, ये लिखा है, इसी को मैं फिर चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, गौर से समझिएगा। यार हमारी इक्वेशन दोस्त निकल के ये आई है, हमारी इक्वेशन दोस्त निकल के क्या आई है, ये ऐसी तो आई है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और साथ में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, नो रिएक्शन, है ना। अब इस इक्वेशन को 2 पार्ट में और कन्वर्ट किया जा सकता है, गौर से समझिएगा कब कब कन्वर्ट किया जा सकता है। इस इक्वेशन को हम 2 पार्ट में और कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे। एक हम लिख सकते हैं DH इक्वल टू DU, ध्यान दीजिएगा आप लोग, NRDT। किसी ने कहा ऐसा कैसे लिख दिया सर आपने, तो जरा देखो, PdV इक्वल टू किसके बराबर होगा, PV इक्वल टू NRT होता है ना यार दोस्त, देखो ध्यान दीजिएगा, PV इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। अब तुमने वॉल्यूम में चेंज कर दिया, तो दोस्त वॉल्यूम में चेंज करोगे, रिएक्शन नहीं हो रही है तो मोल चेंज होंगे नहीं, R वैसे ही कांस्टेंट है, तो फिर चेंज क्या होगा, फिर सिंपल सी बात है, चेंज क्या होगा, T होगा ना यार। बात समझ पाए यार, जब तुम वॉल्यूम में चेंज कर दोगे तो वॉल्यूम में चेंज करोगे तो उधर भी तो कुछ चेंज होगा, रिएक्शन हो रही नहीं है तो मोल कैसे चेंज होंगे, R वैसे ही कांस्टेंट है तो इसका मतलब T में चेंज हो रहा होगा, तो हम PdV इक्वल टू NRDT लिख सकते हैं। मगर यदि रिएक्शन हो रही हो, सॉरी बच्चों डरवा दिया यार, मार्कर गिरवा दिया तुम लोगों ने, देखो इधर, यदि रिएक्शन हो रही हो तब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन अकर्स। तो जब बच्चों केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो यही इक्वेशन ऐसे चेंज हो जाएगी, गौर से देखिएगा। अब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो डेल्टा N वेरिएबल हो जाएगा ना, तो इसकी जगह डाल दोगे डेल्टा NG गैस RT,
तब इक्वेशन ये लिखी जाएगी। कैसे लिखी गई आप सभी को पता है कि अब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसकी जगह पे ये डाल दिया। डेल्टा एन क्या होता है, वेयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको हम लोग समझेंगे। डेल्टा एन दोस्तों क्या होता है, डेल्टा एन जी जो होता है वो होता है मोल ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मोल ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो डेल्टा एनजी क्या है, टोटल मोल ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ गैस के मोल लेने हैं डेल्टा एनजी में, सिर्फ क्या लेने हैं, गैस के मोल, और किसी के मोल नहीं लेने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस इक्वेशन को दे देता हूं, जैसे आप समझ जाएं। देखो मेथेन है, गैस है, ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर लिक्विड। अब मैंने कहा जरा इसका डेल्टा एनजी बताओ मेरे दोस्तों कितना हुआ। तो यदि आपको डेल्टा एनजी निकालना है तो सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये बैलेंस रिएक्शन पर काम करेगा, बैलेंस रिएक्शन पर काम करेगा, ठीक है, पहले पॉइंट ध्यान रखिए। अब यदि रिएक्शन बैलेंस करो तो जरा ध्यान देकर देखो, कार्बन एक, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 4। तो डेल्टा एनजी देखो, डेल्टा एनजी क्या है, मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट, टोटल मोल ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल मोल ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट कितने बने 1, टोटल मोल ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट कितने हुए 3। तो बेटा कितना आ गया -2। यार दोस्त समझ गए होगे यार तुम तो, -2 कैसे आया, क्यों, क्योंकि ये सब करना तो तुम हमसे ज्यादा जानते हो, प्लस माइनस का काम है किसका, तुम्हारा ही तो है। तो चलिए इस बात को समझ पाए, टोटल मोल ऑफ गैस, क्यों, वाटर लिक्विड है ना यार, तो लिक्विड के थोड़ी मोल लेंगे, गैस के मोल लेंगे ना यार, समझा करो यार। तो कितना आया 1। अब गैस यहां पर मेथेन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, टोटल मोल कितने आए 3। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आई 3। तो ध्यान रखना डेल्टा एनजी क्या है। तो जरा इस फार्मूले को याद रखो, इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन होते हैं। क्या मैंने बताया, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। क्यों डिफरेंशिएट किया, किसी ने कहा सर डिफरेंशिएट क्यों कर दिया, केमिस्ट्री में मैथ्स लगा देते हो यार। तो इसलिए लगाई गई है मेरे दोस्तों क्योंकि इसका चेंज काउंटेबल है। जब एब्सोल्यूट काउंटेबल ही नहीं है तो डिफरेंशिएट नहीं करोगे, तो इसलिए मैंने इसका चेंज बना दिया। अब जब चेंज बनाया तो देखा कि यार यहां 2 वेरिएबल आ गए पी और वी। तो जब दोनों वेरिएबल होंगे तो इक्वेशन ये होगी, प्रेशर वेरिएबल है तो इक्वेशन ये होगी, प्रेशर कांस्टेंट है तो इक्वेशन ये होगी। इसी इक्वेशन को मैंने फर्दर चेंज कर दिया, किसके टर्म में, इस इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया टी के टर्म में, और जब रिएक्शन हो रही हो टी के टर्म में, टेम्परेचर के टर्म में ये चेंज किया, और यदि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये इक्वेशन ऐसे चेंज होती है। अब इस इक्वेशन के 3 केस आ जाते हैं। बच्चों ने कहा सर इक्वेशन में तो 3 केस है। मैंने कहा कैसे 3 केस है, तो बच्चों ने कहा सर आप इसको ऐसा लिखना नहीं पसंद करोगे। मैंने कहा यार तुम लोग कहोगे तो लिख ही देंगे, ऐसी क्या बात है। जरा देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, बराबर हैं, तो 0 आएगा। डेल्टा एनजी गैस के मोल लोगे, जब डेल्टा एनजी 0 आएगा तो जरा बताना सिस्टम की इंथैल्पी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। यदि कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो उस सिस्टम की इंथैल्पी चेंज और उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों की वैल्यू सेम आएगी। केस नंबर 2, यदि किसी केमिकल रिएक्शन में यार दोस्त ऐसा हो गया तो डेल्टा एनजी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, या कह सकते हो पॉजिटिव हो गई, तो क्या होगा, तो यार आप लोग जानते ही हो डेल्टा यू में कुछ जुड़ रहा है ना, प्लस हो रहा है ना। अब डेल्टा यू में कुछ जुड़ रहा है तब वो बराबर हो पाता है किसके, डेल्टा एच के। इसका मतलब डी एच इक्वल टू डी एच ग्रेटर देन डी यू होगा। केस नंबर 3, यदि कोई केमिकल रिएक्शन इस तरह से हो रही हो कि यार उसका डेल्टा एनजी जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है या निगेटिव वैल्यू आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में तुम ये कह रहे हो कि डीयू में कुछ कम कर रहे हो, और डीयू में जब कुछ माइनस कर दिया जाता है तब वो डीएच के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, डीएच छोटा है और डीयू बड़ा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इनमें से कौन सी रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी चेंज, तो यही निकालोगे। क्या निकालोगे, डेल्टा एनजी निकालोगे दोस्त। क्या निकालोगे, डेल्टा एनजी निकालोगे। गौर समझो, डेल्टा एनजी डिसाइड करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज ज्यादा है या इंटरनल एनर्जी चेंज ज्यादा है, और उनके बीच में क्या रिलेशन है, इस तरह से। ठीक है, इतनी बात समझ पाए इंथैल्पी के लिए। इंथैल्पी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब इस जगह पे एक और नोट डाल के बता देता हूं, ध्यान रखिए। वो नोट क्या है, गौर समझो।
DH इक्वल टू होता है DU प्लस PdV, मगर ये गैस के लिए होता है। यदि हम लिक्विड ले लें, फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, यदि मेरे दोस्त लिक्विड एंड सॉलिड ले लोगे तो DU की वैल्यू जो होती है वो टेंड्स टू 0 होती है। यदि फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, नो फिजिकल स्टेट चेंज भी लिख देता हूं, नो फेज चेंज। जरा मेरे से बताना, एक जगह पे पानी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसी पानी का टेंपरेचर बढ़ा के 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है, तो जरा बताना वॉल्यूम में कितना चेंज आया होगा। फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुआ है, नहीं तो मार खा जाओगे, ध्यान रखना। क्या 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड है, उसी लिक्विड का टेंपरेचर बढ़ा के 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है। अब है दोनों सिचुएशन में लिक्विड ही, तो डेल्टा V कितना आ रहा होगा, टेंड्स टू 0 ही तो आ रहा होगा। तो जरा ध्यान दो, यदि कहीं पर सॉलिड है और लिक्विड है और फेज चेंज नहीं हो रहा है तो DH लगभग बराबर होगा DU के। DH क्या होगा, सॉरी दोस्त कहां पे पहुंच गए, हाँ DH क्या होगा, लगभग बराबर होगा DU के। किसी ने कहा ऐसा कैसे, तो जरा यार अच्छे से देखो, जब फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी तो dV की वैल्यू क्या होगी, टेंड्स टू 0, और जब टेंड्स टू 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों आपस में बराबर ही तो लगेंगे लगभग यार, है कि नहीं। तो इस बात का भी जरा ध्यान रखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ पा रहे हो, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, सॉलिड और लिक्विड का तुम टेंपरेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि तुमने फिजिकल स्टेट चेंज नहीं किया है। यदि वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो तो dV बहुत बड़ा आएगा, और वो सॉलिड से वेपर में जाए तो dV बहुत बड़ा आएगा, मगर सॉलिड से सॉलिड में जा रहा है, लिक्विड से लिक्विड में जा रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, टेंड्स टू 0। नो फेज चेंज लिख दिया है पहले, ध्यान रखना। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात को समझ पाए, DH की इंफॉर्मेशन समझ पाए, DU की इंफॉर्मेशन समझ पाए। ध्यान रखिए, यदि आप केमिस्ट्री का काम कर रहे हो तो दो जगह पे बड़ा फोकस होना चाहिए, एक DU पर फोकस होना चाहिए, एक DH पर फोकस होना चाहिए, और वर्क पर तो फोकस होना ही चाहिए। और वर्क पर फोकस बच्चों का पहले से ही होता है, क्यों, क्योंकि फिजिक्स वाले सर फोकस करा के जाते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए इन पर फोकस रखो, वर्क पर फोकस फिजिक्स वाले सर ही करा देंगे, वहां से चुरा लेना वर्क और यहाँ पे चिपका देना, आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो जरा समझ पाए DU क्या है, DH क्या है, दोनों पर इसीलिए मैंने ज्यादा फोकस किया है। वैसे तो अभी वर्क पर भी फोकस करना बाकी है। तो जरा देखो यार, इतनी बातें आपको चिपकाई हैं, अब इन बातों को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। ठीक है यार, देखो एक और हेडिंग पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, स्पेसिफिक हीट। देखो स्पेसिफिक हीट के बारे में डिटेल करते हैं। अभी आप लोगों ने सोचा होगा सर ने वर्क का कोई फार्मूला तो पढ़ाया ही नहीं, वो लास्ट में पढ़ाऊंगा। उसका रीजन है, उससे तुम समझ पाओगे कि किस सिचुएशन में क्या लगाना होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में 4 चीजें पूछी जाएंगी। एक क्वेश्चन में हमसे 4 बातें पूछ सकता है, एक इंथैल्पी चेंज, एक इंटरनल एनर्जी चेंज, एक वर्क, एक हीट। तो पहले सबके बारे में जान लोगे तभी तो लगा पाओगे, यदि आधा अधूरा जानोगे तो अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में 4 बातें हमसे पूछेगा। वो या तो इंथैल्पी चेंज पूछेगा, या इंटरनल एनर्जी चेंज पूछेगा, या वर्क पूछेगा, या हीट पूछेगा। तो सबसे पहले सबके बारे में पढ़ तो लो। आपने क्या पढ़ लिया, डेल्टा H भी पढ़ लिया, डेल्टा U भी पढ़ लिया, वर्क भी पढ़ लिया, हीट भी पढ़ लिया, मगर अभी ये नहीं पढ़ा है क्या, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ोगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो हीट कैपेसिटी पढ़ के हम सारा वर्क एक साथ डील करेंगे। तो चलो यार दोस्तों डिस्कस करते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या भला है। बहुत सिंपल है यार, देखो यार, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर बढ़ाओ और वो 1 ग्राम हो तो वो स्पेसिफिक हीट होता है। स्पेसिफिक हीट क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ये देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम आपने कुछ ले रखा है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर बढ़ाना है, और उसके लिए जितनी हीट दोगे ना वही स्पेसिफिक हीट है। क्या, 1 ग्राम आपने सिस्टम ले रखा है, सिस्टम मतलब लिक्विड, सॉलिड, गैस, कुछ भी हो सकता है ना। 1 ग्राम आपने सिस्टम ले रखा है, सब्सटेंस ले रखा है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर बढ़ाना है, और उसके लिए जो हीट देते हो उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ये जनरली फिजिक्स में ज्यादा यूज किया जाएगा, केमिस्ट्री में कम। तो कितना फार्मूला होता है, Q इक्वल टू MS डेल्टा T। यहां पर आप CS जो लिखा है उसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पर उसको इस तरह से भी लिखते हैं। ये क्या है, यही है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट की डिफिनीशन समझे क्या,
1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट सप्लाई करोगे वो स्पेसिफिक हीट होगी, और उसका फार्मूला क्या निकल के आएगा, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। और बहुत सिंपल होता है, आराम से निकाल सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। देखो 1 ग्राम है तो कितनी हीट दे रहे हो, S, m ग्राम होगी तो कितनी हीट दोगे, ms। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो कितनी हीट दे रहे हो, ms। डेल्टा टी डिग्री टेम्परेचर चेंज करोगे तो कितनी हीट दोगे, ms इंटू डेल्टा टी। बस यही हो गया क्यों। तुम क्या कह रहे हो कि m ग्राम सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर हम डेल्टा टी डिग्री बढ़ा रहे हैं तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, है ना, या Q इक्वल टू ms। ये को फार्मूला याद रख लीजिएगा, फिजिक्स में जरूरत है, केमिस्ट्री में कहीं नहीं पड़ेगा, यदि रेयर कहीं आ जाए तो आ जाए। अब अपने काम की चीज स्टार्ट करते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी आप हीट देते हो वो हीट कैपेसिटी है। गौर से ध्यान रखना, यहां पे अमाउंट नहीं लिखा है, देख लो अमाउंट नहीं लिखा है। हीट कैपेसिटी क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अमाउंट की बात नहीं की जा रही है, इसका मतलब अमाउंट फिक्स नहीं है, और अमाउंट फिक्स नहीं है। अब गौर समझो, अमाउंट फिक्स नहीं है तो जैसे ही तुम सिस्टम को आधा करोगे तो हीट कैपेसिटी अलग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल अमाउंट पे है। तुमने जैसे ही सिस्टम को आधा किया तो सिस्टम आधा हो गया तो अमाउंट आधा हो गया, अमाउंट आधा हो गया तो उसके 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हीट अलग लगेगी। इसी वजह से हीट कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है, बच्चे यहां पे गड़बड़ करते हैं, तो गौर सुनिएगा। हीट कैपेसिटी जो होती है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों एक्सटेंसिव है, क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही। पर ग्राम पर मोल ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि यार पर ग्राम पर मोल काउंट हुई है। उसने तो ये कहा गया है कि 10 ग्राम गैस है, उसका तुमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, जो हीट दी वो हीट कैपेसिटी हो गई। 100 ग्राम गैस है, उसका तुमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया और जो हीट दी वो हीट कैपेसिटी हो गई। अब 100 ग्राम गैस को जब आधा करोगे तो उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वैल्यू अलग आएगी, है ना, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट पे काउंट नहीं की गई है। तो हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब मोलर हीट कैपेसिटी बताओ, तो जरा देखो यार, जब मोलर हीट कैपेसिटी लग जाएगी तो ये हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब हुआ हीट कैपेसिटी पर मोल। मोलर हीट कैपेसिटी का दोस्तों मतलब क्या हो गया, हीट कैपेसिटी पर मोल। क्यों, डिफिनीशन क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है 1 मोल सिस्टम का, 1 मोल गैस का। देखो, हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप 1 मोल सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो यार आपने क्या कह दिया, हीट कैपेसिटी पर मोल। 1 मोल सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, हीट कैपेसिटी पर मोल, और हीट कैपेसिटी पर मोल कह दिया तो हीट कैपेसिटी कैसी है, एक्सटेंसिव वैल्यू, मोल कैसी है, एक्सटेंसिव वैल्यू। तो दो एक्सटेंसिव वैल्यू का रेशियो कैसा हो गया मेरे दोस्त, इंटेंसिव हो गया। तो जरा यहां पे ध्यान रखिएगा, मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, क्योंकि हीट कैपेसिटी वेरिएबल अमाउंट की वैल्यू है और मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल वैल्यू है। 1 मोल गैस और 1 मोल के लिए आप मोल क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, तो हीट कैपेसिटी पर मोल लिखा है, और हीट कैपेसिटी पर मोल मोलर हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो वो कैसा होगा, इंटेंसिव होगा। अब कहानी को, अच्छा फार्मूला बताना तो भूल ही गया, 1 मिनट और रुक जाओ यार, एक फार्मूला तो बता दूं। तो देखो यार, मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, Cm इक्वल टू होता है dQ अपॉन dt। Cm इक्वल टू dQ अपॉन dt, और ये बहुत सिंपल है, आप चाहो तो यहां से निकाल लो, m की वैल्यू 1 मोल लग दो, तो जब दोस्त 1 मोल लग दोगे तो ये Cm हो जाएगा और dt इसके नीचे आ गया। अब Q अपॉन T लिखो, dt लिखो, या dQ अपॉन dt लिखो। मैंने कहा था Q और dQ केमिस्ट्री में बराबर चलेंगे, तो चाहे तो आप ये लिख दो और चाहे ये लिख दो, बात एक ही है केमिस्ट्री के हिसाब से, है ना। फिजिक्स वाले सर गुस्सा करेंगे, केमिस्ट्री वाले सर गुस्सा नहीं करेंगे इस बात पे। क्यों, क्योंकि उनका मानना अलग है कन्वेंशन के हिसाब से। तो ये देखो, Cm इक्वल टू क्या है, dQ अपॉन dt। कैसे निकाला, बहुत सिंपल है, m की जगह 1 मोल रख दिया, ये क्या हो गया, Cm हो गया, ये क्या हो गया, dt हो गया, ये क्या हो गया, dQ हो गया, dt इसके नीचे चला गया, ये फार्मूला आ गया। अब आगे आ जाओ, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। ओ सॉरी,
सभी बच्चों को पता है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये क्या होता है, CV होता है, और ये दोस्तों क्या होता है, CP होता है। अब ये क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, मगर वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, ये कहा जा रहा है। ये देखो, हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सिस्टम बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 मोल गैस का बढ़ाना है, ठीक है, और कितना हुआ है, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ाना है, तो वो क्या होता है, CV होता है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ाओगे तो वो क्या होगा, CP होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों का डिफरेंस समझ पा रहे हो। 1 मोल गैस या 1 मोल सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो CV, 1 मोल सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे कांस्टेंट प्रेशर पे तो CP। अब CP और CV की एक खास बात है, जरा उसको समझो। उसी फार्मूले को यदि हम चेंज करें तो यार ये ऐसे आया था, देखो अभी पीछे आया था। अब CV क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इस चीज को किसी बच्चे ने ऐसे लिख लिया तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा है, और फॉर किसके लिए, 1 मोल के लिए। बताओ कोई बच्चा बुरा मानने वाला है, ऐसा लिख दूंगा तो नहीं मानोगे ना यार, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नीचे भी लिख सकते हैं ना कि भैया ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखा गया है। और जब दोस्तों कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखा गया है तो गौर से अब मेरी बात सुनना, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होती है वो DU होती है, तो ये फार्मूला ऐसा आ जाता है फॉर 1 मोल। किसी बच्चे ने कहा सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, हम तो दुखी हो गए, तो दुखी मत हो यार, मैं बोल देता हूं क्या, इंटरनल एनर्जी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज क्या, इंटरनल एनर्जी। तो ये देखो, तो ये यार हीट कहां की है, कांस्टेंट वॉल्यूम की तो हीट है। ये देखो तुमने लिख रखा है कि जो मैं हीट दूंगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दूंगा, तो यार तुम जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दोगे तो उस हीट को हम क्या लिख सकते हैं, DU लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिफिनीशन होती है। तो यार यहां पर 1 मोल के लिए इतना है, तो हम इसको ऐसे लिख दें, DU इक्वल टू CV, सॉरी DU इक्वल टू क्या लिख दें, CV dt फॉर 1 मोल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जरा देखो यार इस बात को और आगे बढ़ा दें, तो यार यदि n मोल के लिए किसी ने पूछ लिया तो DU इक्वल टू आ गया NCV dt फॉर n मोल। ये बात सही है कि नहीं, तो ये एक फार्मूला आ गया, इसको आप अच्छे से ध्यान रखो। अब हम पीछे वापस आते हैं, इसको भी तो डिफाइन करना है। हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे तुमने क्या किया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया है 1 मोल गैस का, तो यार इसको क्या हुआ, CP इक्वल टू dQ अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर को हमने ऐसे लिख दिया तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी चेंज। अभी पीछे पढ़ा के आया हूं, गड़बड़ मत कर देना। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसको इंथैल्पी चेंज बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है उसको इंटरनल एनर्जी चेंज बोलते हैं। तो यहां से एक और फार्मूला आ गया, DH इक्वल टू CV dt फॉर 1 मोल। और यदि n मोल के लिए बोला जाए तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, DH इक्वल टू NCV dt फॉर n मोल। तो किसके लिए